स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। तो आज हमारा अध्याय 4 है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो अध्याय 4 है ग्रहों की अवस्था। तो जिसमें कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो मैंने एक फलित की पुस्तक दी है उसके आधार पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाकी लोग माइक म्यूट कर ले, जब पूछे तो आप बताना। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 27 नक्षत्रों में चक्र को बांटा गया है, और जब ग्रह वहां से गुजरते हैं तो उनको विशिष्ट अवस्थाएं प्राप्त होती है। अवस्थाओं के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी राशि में कोई ग्रह अंशों के आधार पर 5 स्थितियों को प्राप्त करता है। तो पहली अवस्था होती है बाल, दूसरी कुमार, तीसरी युवा, चौथी वृद्ध और पांचवी मृत अवस्था। लेकिन इसमें भी ये कहा गया है कि विषम राशियों में अवस्थाएं 6 डिग्री प्रति अवस्था के हिसाब से आरोही क्रम में, मतलब एक के बाद एक चलती है, और सम राशियों में अवस्थाएं अवरोही माने नीचे से ऊपर की ओर चलती है, और 6 डिग्री से, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये आपके सामने अवस्थाओं का चार्ट है। 0 से 6 डिग्री अगर विषम राशि है तो बाल अवस्था, और सम राशि है तो 24 से 30 डिग्री की बाल अवस्था होगी। और कुमार अवस्था विषम राशियों के लिए 6 से 12 है, और सम राशियों के लिए 18 से 24 है। युवा अवस्था विषम राशियों के लिए 12 से 18 डिग्री है, और सम राशियों के लिए भी 12 से 18 है, अर्थात ये बीच बीच वाली है, इस समझ लेना। और वृद्धावस्था 18 से 24 विषम राशियों के लिए है, तो सम राशि के लिए 6 से 12 है, और 24 से 30 मृत अवस्था है विषम राशियों के लिए, तो सम राशियों के लिए। और परिणाम की बात जब कही है तो उन्होंने कहा कि जो बाल अवस्था है उसका परिणाम 1/4 है, और कुमार का 1/2 है, और पूर्ण युवा अवस्था का पूर्ण परिणाम मिलता है, और वृद्ध अवस्था का नगण्य रहता है, मतलब नाम मात्र का मिलता है, और मृत अवस्था में बिल्कुल भी परिणाम नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम अवस्थाओं का विचार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी इसमें तो बताइए। राशि का डिग्री दे रहे हैं ना, मतलब प्लैनेट का क्या होगा? नहीं, प्लेनेट की डिग्री है ये प्लेनेट की है, विषम राशि में स्थित प्लेनेट। अब प्लेनेट राशि के ऊपर ही तो चलता है, प्लेनेट की अपनी डिग्री थोड़ी होती है। नहीं, मतलब जैसे कि अगर सन सम राशि पे है, मतलब सन कैप्रिकॉर्न में है, तो एक कैप्रिकॉर्न के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कैप्रिकॉर्न से देखना पड़ेगा भाई। सन की अपनी डिग्री कहाँ हुई बताइए भाई। भोगांश तो राशियों से प्राप्त होते हैं ना, डिग्री तो राशियों से प्राप्त होती है। हमारा हाँ, जो वहाँ घचक्र है मतलब सन का डिग्री भी दिया, मतलब वहाँ पे लिखा होता है ना सर, जैसे कि बिल्कुल सन 10 आप, डिग्री। हाँ, हाँ ठीक है, सन कितना डिग्री है बताइए। सन 10 डिग्री लिखा है, तो लिखा है हाँ अगर सन वो 10 डिग्री लिखा है, सन 10 डिग्री लिखा है, इसका मतलब किसी साइन के अंदर वो 10 डिग्री है। अगर ओनली 10 डिग्री है इसका मतलब बेस साइन में वो 10 डिग्री है, और अगर वो साइन के साथ लिखा है तो 10 डिग्री है यार, लेकिन आपको साइन बगैर तो वो आपको डिग्री मिलेगी नहीं। तो साइन का क्या? और इवन देखना पड़ेगा। हाँ साइन का ऑड इवन देखो, ओके। बिना साइन के तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। ग्रह की अपनी कोई डिग्री नहीं होती, ग्रह राशि पथ पर चलता है। जो क्रांति व्रत अभी आपको बता रही थी मैडम, उस पर चलता है। वो क्रांति व्रत 360 डिग्री का है, और वो उसमें 30-30 डिग्री की एक राशि बटी हुई है। तो जब एक राशि में ग्रह 30 डिग्री के अंदर चल रहा होता है तो पहले 6 डिग्री अगर विषम राशि है तो बाल हो गया, उसके बाद 6 से 12 में कुमार हो गया, उससे आगे चला गया 12 से 18 तो युवा हो गया, उससे आगे चला गया तो वृद्ध हो गया 18 से 24 में, और 24 से 30 में चला गया तो मृत हो जाएगा। ऐसे ही इवन राशियों में इसका उल्टा चलेगा, और जो परिणाम है वो ऊपर जो विषम में दिया उसके अनुसार है। इन्हीं परिणामों को हम सब में उल्टा कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसमें दो बातें हैं कि ग्रह के अध्ययन के समय जब आप देखते हैं कि ग्रह कब उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वग्रही है, नीच आदि है, तो ये चीज अलग हो गई। अवस्था अलग विषय है, और मूल त्रिकोण, स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि ये अलग विषय है। तो कई बार आदमी सोचता है कि ग्रह उच्च का है बहुत अच्छे परिणाम देगा,
और फिर भी हमको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी अवस्था या अच्छी नहीं है, वो मृत अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या बाल अवस्था में है, तो उसके कारण वो उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि का होते हुए भी हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। ठीक है जी। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसको हम मूल त्रिकोण राशि के साथ पढ़ेंगे, जो कल मैंने आपको मूल त्रिकोण राशियां बताई थी कि राशियों व ग्रहों की स्थिति। तो ये एक चार्ट आपके सामने दिया है और उनकी मूल त्रिकोण राशि स्थिति ये सब आपके सामने दी है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन सूर्य जैसे मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच होता है, तो 10 डिग्री प्रॉपर होगा तब वह परमोच्च होगा, और अगर 10 डिग्री के आगे पीछे है तो वो उच्च माना जाएगा, परमोच्च नहीं माना जाएगा। तो ग्रह का उच्च होना और ग्रह का परमोच्च होना दोनों में अंतर, इस तरीके से आपको विचार करना। ऐसे ही तुला राशि में नीच का होगा, तो तुला राशि में जब वो नीच का होगा तो 10 डिग्री पर वो नीच होगा और 10 डिग्री से आगे वो परम नीच होगा, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। 10 डिग्री पर परम नीच होगा। और सिंह राशि में जब सूर्य आएगा तो सिंह राशि उसकी स्वराशि है, और स्वराशि में ग्रह कैसा हो जाता है? अपनी राशि होता है, लेकिन यहाँ पर उसको मूल त्रिकोण राशि भी दी गई है। तो मूल त्रिकोण कितना है और स्वराशि कितना है, ये आपको 2 डिवीजन बांटी गई है। तो सूर्य सिंह राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, तो वो मूल त्रिकोण का सम्मान प्राप्त करेगा, यानी मूल त्रिकोण स्वराशि से भी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। लेकिन जब वो स्वराशि होगा तो 20 से 30 तक वो स्वराशि का फल देगा। तो जब भी आप फलादेश कर रहे हैं तो सबसे ऊपर की कैटेगरी है उच्च राशि, उसके नीचे है मूल त्रिकोण राशि और उसके नीचे है स्वराशि, और जो निकृष्ट संज्ञा है वो है नीच राशि। तो आपको फलादेश करते वक्त इस बात का ध्यान देना है। और ऐसा विषय आपको सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा कन्या राशि में। देखिए बुध जो है कन्या राशि में पटा हुआ है पूरी तरह से, तो वो कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक तो वो उच्च होता है, या 0 से 15 डिग्री तक मीन राशि में नीच होता है। लेकिन 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है कन्या राशि में, और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक वह अपनी स्वराशि में होता है। केवल एक राशि ये है कन्या राशि जिसमें बुध को तीनों संज्ञाएं इसी के अंदर प्राप्त हैं, लेकिन आपको उस डिवीजन में बांटना पड़ेगा कि वो उच्च कब तक मानेंगे। यानी बुध अगर कन्या राशि में 16 डिग्री का है तो वह उच्च नहीं है, वो मूल त्रिकोण राशि में, और मूल त्रिकोण में भी 20 डिग्री तक है। अगर वो 21 है तो वह मूल त्रिकोण भी नहीं है, उच्च भी नहीं है, वह स्वराशि का फल देगा। तो मैंने आपको बताया कि उच्च के फल सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे, उसके बाद मूल त्रिकोण के माने जाएंगे और उसके बाद स्वराशि के माने जाएंगे। लेकिन उस कैडर को आपको यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा ध्यान रखना है कि वो उच्च के फल देगा या मूल त्रिकोण के। ज्यादातर राशियां स्वराशि भी होती हैं और मूल त्रिकोण भी होती हैं, तो वहां पर आपको 2 भागों में बांटना है। तो देखना ये आपको जैसे सूर्य का बांटा आपने चंद्रमा को, चंद्रमा 3 डिग्री से 30 डिग्री तक वृषभ में उच्च मूल त्रिकोण में होता है, लेकिन वृषभ राशि में 0 से 3 डिग्री तक वो उच्च होता है। यानी कि 3 डिग्री के बाद अगर चंद्रमा वृषभ राशि में है तो वह उच्च का नहीं है, वह मूल त्रिकोण राशि का है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं वृषभ में बैठा है उच्च राशि फल दे रहा है, उच्च राशि के फल नहीं दे रहा, वो मूल त्रिकोण राशि के फल दे रहा है, क्योंकि वृषभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। केवल 3 डिग्री तक वो उच्च के फल देगा। ऐसे ही आप मंगल को देखिए, मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक तो आपको मूल त्रिकोण के फल देगा, लेकिन 12 डिग्री से 30 डिग्री तक वो स्वराशि के फल देगा। आप बृहस्पति को देखिए धनु राशि में 0 से 10 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण के फल देगा, लेकिन 10 से 30 तक वह स्वराशि के फल देगा। और शुक्र जो है 0 डिग्री से 15 डिग्री तक तुला राशि में मूल त्रिकोण के फल देंगे,
वही तुला राशि में 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वह स्वराशि के फल देंगे। तो दोनों बात अलग है कि आप देख लेना, जब शुक्र 15 डिग्री के अंदर है उसका फल ज्यादा अच्छा होगा, 15 डिग्री के बाद है अच्छा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्वराशि की अवस्था है। ऐसे ही कुंभ राशि में शनि 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण है और कुंभ में 20 से 30 वह, तो ये यहाँ पर स्वग्रही 0 से 30 तक प्रत्येक ग्रह की अपनी राशि में समझना ही चाहिए, लेकिन जब इनका डिवीजन करते हैं फलों की दृष्टि से तो वह उसको श्रेष्ठता प्राप्त होती जाती है और उसके फल में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से आप इसको भी समझ लें, ग्रह का उच्चतम और नीचतम स्थिति के अधिकांश अंश दिए जा रहे हैं और इनकी मध्यवर्ती स्थिति में जब ग्रह उच्चतम अंशों की ओर बढ़ता है, अगर ऊपर की ओर जा रहा है जैसे 1 2 3 4, इसको हम कहेंगे आरोही क्रम। अभी आप उसमें भी पढ़ रहे थे पाठ में, तो आरोही यानी ऊपर की ओर जा रहा है। और जब ग्रह वहां से उच्च की सीमा को पार करके नीचे की ओर आने लगता है, जैसे कि सूर्य 10 डिग्री पर उच्च है, अब वो 11 12 13 पे जा रहा है, तो अब उसको कहेंगे अवरोही क्रम। तो तुला राशि से निकलकर सूर्य तुला राशि में नीच होगा, तो तुला राशि से निकलकर मेष राशि की ओर जा रहा है तो वह आरोही है। और जब वो मेष राशि से निकलकर तुला राशि की ओर जा रहा है तो वह अवरोही है। आरोही को अच्छा माना गया है और अवरोही को अच्छा नहीं माना गया। तो परम उच्च बिंदु परम नीच बिंदु 180 के जो अंश का अंतर होता है, सातवीं राशि उच्च से नीच और नीच से उच्च में सातवीं राशि का डिफरेंस होता है। तो प्रत्येक ग्रह किसी विशेष राशि की में महत्व की अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे जब अपनी उच्च की राशि में होता है तो वह सर्वाधिक बलवान स्थिति को प्राप्त करता है, और जब वह अपनी नीच राशि में होता है तो वह कमजोर हो जाता है और इस स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस तालिका से हमने इस बात को समझना है। आइए हम गुरुजी, नेक्स्ट। जी गुरुजी, आपने कहा आरोही को अच्छा मानते हैं, जैसे कि एक्सल्टेशन मतलब उसमें उच्चतम बिंदु में आरोही को मतलब अच्छा मानेंगे, नीच में क्या होगा ये? नीच में अवरोही को अच्छा मानेंगे, आरोही को अच्छा नहीं मानेंगे इस पे। नहीं। आप जो सोचिए ना, नीच में जो नीच ग्रह था, अब वो अवरोही हो गया, मतलब वो ऊपर की ओर जा रहा है, उच्च की तरफ जा रहा है, तो उसका नीच का फल कम हो गया, तो हम तो उच्च की ओर ही ध्यान देंगे ना। आप किसी भी एक बात को सोचो, अगर आप उच्च को सोच रहे हो तो भी आरोही आपके लिए ज्यादा अच्छा है, और अगर आप नीच को सोच रहे हो तो नीच से उच्च की ओर जाएगा तब भी वो आरोही कहलाएगा, क्योंकि आरोही का क्रम हमने उच्च के लिए रखा है, नीच के लिए नहीं रखा। हाँ, नीच के लिए अवरोही है। हाँ, जैसे मार्स अगर कैंसर में है वो मतलब 28 डिग्री पर ये नीच का परम नीच हो जाएगा। अगर ये हाँ 10 डिग्री में है तो मतलब ये नीच का फल उतना नहीं देगा ना। हाँ, उतना नहीं देगा, लेकिन नीच की ओर जा रहा है तो वो अवरोही है, नीच की ओर हाँ, जा रहा है इसलिए फल तो देगा वो, क्योंकि वो जैसे ही मकर से निकल जाएगा और वो कर्क की ओर जाने लगेगा, यानी कि कैप्रिकॉन से निकल के वो कैंसर की ओर जा रहा है, तो उसके फल में कमी तो आती जाएगी, नीचे धीरे धीरे उसके फल कम होते जाएंगे। और जब बिल्कुल मकर में पहुंच जाए, उसमें कर्क में पहुंच जाएगा तो पूरी तरह से उसके फल खराब हो जाएंगे। मतलब 28 डिग्री में जाएगा तो पूरी तरह खराब होगी ना। हाँ, पूरी तरह से खराब हो जाएगा, जो नीच का फल कहा गया है वो वहां पर उसको मिलेगा। लेकिन 27 26 पर भी खराब तो है, परसेंटेज ऑफ रेशो कम हो सकता है। आप उसको 60% में डिवाइड कर लीजिए, 60 में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक षष्ठी ग्रुप होता है, उसके अनुसार आप प्रत्येक राशि में 10 10 10 10 ग्रुप कम करते जाइए, यानी 10% कम करते जाइए फल को। जैसे एक ठीक है, एग्जांपल सर, जैसे कि कैंसर में है मैं मतलब कैंसर में है तो उसे 60% फल मिलेगा, यानी 60 माने 100, है ना। कैंसर में तो ये 28 कैंसर डिग्री। में नीच का फल 60% मिलेगा। हाँ नहीं सर, मतलब 28 डिग्री पर वो परम नीच का होगा ना सर। हाँ, उसका तब होगा। डिग्री है तो इसका डिग्री कैंसर में है पर इसका डिग्री 10 डिग्री है तो 10 डिग्री है तो वो परम नीच में पूरी तरह से नहीं है, तो फल में उसको 50% फल मिलेगा, मतलब क्योंकि अभी पूरी तरह से आया नहीं है वो परम नीच में। हाँ मतलब इसका मतलब अच्छा अपना फल मिलेगा ना, अच्छा बेनिफिट। पूरी तरह से अच्छा नहीं कह सकते।
ऐसा है गुरुजी, राशियों के हिसाब से बता रहे हैं ना आप, अवरोही और आरोही? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी, थैंक यू। मैं राशियों के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कैंसर में मंगल है तो मंगल की श्रेणी 28 डिग्री पर नीच के पूर्ण फल देगा, लेकिन अगर उससे कम है तो उसके फल अभी 50% खराब हैं, पूरे 60% खराब नहीं है। जैसे ही वो 28 डिग्री पर पहुंच जाएगा, पूरे 60% फल उसके खराब हो जाएंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ रेशो आप 60 रख लो चाहे 100 रख लो, उसके रेशो में ही आप उसे 6 राशियों में कम करते जाइए। तो हम है ना उसको 60 के एवरेज में रखते हैं, तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। प्रत्येक राशि में 10-10% हम कम करते जाते हैं 28 डिग्री के आधार पर। ये मंगल के लिए, अन्य ग्रहों का जितना डिग्री दिया है उसके आधार पर। हम अगली बात करते हैं ग्रहों के, जो हमने मूल त्रिकोण के आधार पर इसको समझा। गुरुजी, ये मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है? कल मैंने बताया था। देखिए, मूल त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण समझे आपने? तो केंद्र त्रिकोण माने मूल त्रिकोण, और मूल माने होता है जड़। मूल माने जो आपका मूलधन है, जो मुख्य माना गया, जिससे आप, जो आपके केंद्र हैं। आपकी कुंडली में 4 केंद्र हैं। कौन से केंद्र हैं 4? 1, 4, 7, 10। ये क्यों केंद्र हैं? एंगल 60 डिग्री एक आप हैं, ये इसलिए केंद्र हैं। एक आप हैं, एक आपका पार्टनर है, और एक आपकी माँ है, और एक आपके पिता है। और इन चारों के बगैर आपका जो जितना भी चक्र है वो चल नहीं सकता। या तो या तो इनमें से कोई डिस्टर्ब होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, या ये प्रसन्न होंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए चौथा 10वां केंद्र अगर नहीं होगा तो आप पहला और 7वां केंद्र नहीं बना सकते। और चौथा 10वां था, इसलिए पहला 7वां बन गया, 7वां बाद में बनता है। तो ये हमारे 4 केंद्र हैं, इन्हीं में हमारी जिंदगी घूमती रहती है। जब तक मैरिड नहीं होता आदमी तो वो 4 और 10 के बीच में घूमता है, जब मैरिड हो जाता है तो 7 के साथ घूमता है, फिर 4-10 को भूल जाता है। ठीक है, तो ये केंद्र है। लेकिन केंद्र के साथ साथ जो हमारी ऊर्जा है वो है हमारे 5 और 9। तो 1, 5, 9 त्रिकोण। तो वो ऊर्जा क्या है? जो पुरुषार्थ से उत्पन्न संतति है, या आपका जो पुरुषार्थ है वो आपका 5 है, और पंचम का पंचम 9 है। यानी आप अपने पिता की ऊर्जा है, और आपकी ऊर्जा आपका 5वां भाव है, और आपके 5वें भाव की ऊर्जा आपका 9वां भाव है। तो ये एक दूसरे के साथ ऊर्जा का काम करते हैं, स्रोत का काम करते हैं, और इसलिए केंद्र त्रिकोण आपकी कुंडली की मुख्य ऊर्जा है। इसलिए केंद्र त्रिकोण को इसलिए इसको केंद्र को मूल कहते हैं, और त्रिकोण को तो त्रिकोण ही कहते हैं, इसलिए मूल त्रिकोण। अब बात आएगी कि मूल त्रिकोण का संबंध हमने यहाँ पर कैसे जोड़ा। तो आप एक कुंडली बनाइए मेष लग्न की। ठीक है, और मेष लग्न की कुंडली में देखिए कि मेष राशि कहाँ आई, केंद्र में आई कि त्रिकोण में? केंद्र में। केंद्र में। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। हाँ, सब लोग बना लीजिए और वहां पे लिख दीजिए मंगल। यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी हो गई? सिंह। और नहीं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है। मेष होती है। अच्छा, मेष। बस ओके, मैं मेष केंद्र में आ गया ना। हाँ, अब आप देखिए 5वें भाव में कौन सी राशि आई? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य को वहां रख दीजिए। अब बताइए सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष। नहीं, बताइए कोई, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह। सिंह। सूर्य त्रिकोण में बैठ गया। यहाँ देख लीजिए, आप अपने जो कुंडली बनाई, आपका सूर्य त्रिकोण में बैठ गया। अब आप देखिए 9वें भाव में कौन सी राशि है? धनु। 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 और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु। यानी कि ये त्रिकोण में तीनों राशियां बैठ गई। तीनों के धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि, ये इनकी मूल त्रिकोण राशियां हो गई। अब आप दूसरा चार्ट बनाइए
वो चंद्रमा का बनाइए, 2 नंबर से बनाइए और फिर केंद्र त्रिकोण लेंगे अपन। 2 नंबर से बनाइए। अब बताइए चौथे भाव में कौन सी राशि आई? सिंह। नहीं, कन्या राशि गुरुजी। पांचवें भाव में। पांचवें में कन्या। हाँ, पंचम भाव में, पंचम भाव में, ठीक है। पंचम भाव में कौन सी आई? कन्या। कन्या राशि। कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध है। बुध। तो बुध उसमें लिख दीजिए और बताइए बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या। कन्या। क्योंकि उसके पास मिथुन भी थी, लेकिन उसको कन्या मिली क्योंकि उसकी पंचम भाव में वहां 2 नंबर से जाएगी राशि। और अब आप देखिए, वो देखिए आप 90 भाव में कौन सी राशि आई? मकर। मकर। और 10वें में कुंभ। कुंभ। कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में चली गई, तो ये कुंभ राशि होगी। ये शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो 2 राशियों को एक साथ खींच के चलता है, इसलिए इसका निर्णय केंद्र से करना पड़ेगा और शुक्र का करना पड़ेगा। तो अब आपके पास कौन सा ग्रह रह गया? शुक्र। शुक्र रह गया। राहु केतु को बाद में देखिए। आपने 1 नंबर वाली जो कुंडली बनाई थी उसमें 7वें भाव में कौन सी राशि आई? तुला। 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 हाँ, तो तुला में शुक्र रखिए। वो तुला माना 7वां भाव केंद्र है, तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7वें भाव में। ऐसे सभी भावों को कहीं ना कहीं केंद्र या त्रिकोण की जो राशि प्राप्त होती है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और इसका डिसीजन मेष लग्न और वृषभ लग्न से इसलिए करेंगे कि सूर्य मेष में उच्च होता है और चंद्रमा वृषभ में उच्च होता है, और ये मूल त्रिकोण की संज्ञा चंद्रमा की और सूर्य की उच्च राशि को लग्न बना करके करना है। ठीक है जी। तो जितनी ऑड होंगी वो मेष वाले में आ जाएंगी, जो इवन होंगी वो उसमें वृषभ वाले में चली जाएंगी मूल त्रिकोण। तो जिससे कन्या का मूल त्रिकोण, या आप उसका किस किस को मिली है मूल त्रिकोण? कन्या को मिली है, मेष और यही मिली है बस, कन्या का ही है ना। तुला की ऑड है, बृहस्पति की ऑड है और शनि की ऑड है, सबकी ऑड है, केवल कन्या को छोड़। तो ऐसे करके मूल त्रिकोण राशि जो आपने पूछी इसका संबंध क्या है, तो मूल बात है केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। दूसरी बात सूर्य और चंद्र से सारा जगत है, इसलिए सूर्य और चंद्र की उच्च राशि का लग्न बनाइए और उनसे केंद्र त्रिकोण में जो राशियां जा रही हैं ज्यादातर त्रिकोण लेकर के केंद्र के साथ उनको जोड़िए और वो राशियां आपको मूल त्रिकोण के बारे में बताएंगी। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो है राशि है उच्च राशि है, और उसके बाद मूल त्रिकोण राशि है, और उसके बाद स्वराशि है, जो तीनों आपके सामने लिखा है। इसके बाद भी एक बात और आएगी आपके सामने, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी गुरुजी। हाँ, तो हमारे सामने जो बात आएगी वो है अस्त ग्रह। अस्त ग्रह गोचर में जाते हुए गुरुजी एक और बात पूछनी थी। आपने कहा उच्च मूल त्रिकोण स्वराशि एंड इसमें एक मित्र और दुश्मन भी होता है ना? अभी आने वाला है वो चैप्टर, आपका आने वाला है। अब मैंने क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ के सुनाइए आप। गुरुजी एक जैसे कि मतलब आपने कहा ना शनि का मूल त्रिकोण राशि वो क्या कुंभ है? है। कुंभ है। कुंभ। मकर क्या हुआ इसका? मकर उसका स्वराशि हुआ। मतलब कुंभ में भी 20 से 30 तक तो ये स्वराशि हो जाएगा ना? हाँ, मकर में 30 डिग्री पूरा है। मकर का पूरा 30 डिग्री इसका स्वराशि हो जाएगा, मतलब एक ही फल मिलेगा। हाँ, एक ही फल मिलेगा। हाँ जी। अब ये जो मैंने लिखा है इसको हरीश जी आप पढ़ पाएंगे? अस्त ग्रह। नहीं गुरुजी, किसको और से कराइए। अच्छा। नहीं जी, मैं पढ़ता हूँ, प्रदीप जैन पढ़ता है। हाँ हाँ जी जी पढ़िए।
अस्त ग्रह गोचर में जाते हुए ग्रह जब सूर्य के निकट आता है और अपना प्रकाश खो बैठता है अथवा उससे वंचित हो जाता है, तब उसे अस्त होना कहते हैं। यह ग्रह की वह अवस्था है जब ग्रह अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में नहीं होता और वह जिन भावों का स्वामी होता है उनके भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। बहुत बढ़िया। तो ग्रह अस्त कब होता है? जब सूर्य के सानिध्य में आ जाता है, और जब सूर्य के साथ अस्त हो जाता है तो उसके प्रभाव देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और इसके लिए कितने कितने डिग्री पर ग्रह अस्त होते हैं, ये एक चार्ट आपके सामने दिया है। तो चंद्रमा को 12 डिग्री तक अस्त माना गया है। तो 12 डिग्री माने जिस समय अमावस होती है और वो 0 से 12 डिग्री सूर्य और चंद्र समान होते हैं, तब वो चंद्रमा आपको बिल्कुल दिखता नहीं है। आप देखना, आप जब अमावस की रात को चंद्रमा नहीं दिखेगा, तो वो जब नहीं दिखता है उस समय का समय, वैसे चंद्रमा को कभी अस्त नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसको अस्त मानेंगे। इसलिए अमावस का सबसे ज्यादा दोष होता है। अमावस का चंद्रमा कभी फल नहीं दे पाता, वो भी कौन सा, जो बिल्कुल 12 डिग्री पे अस्त हो रहा है वो वाला। इसके बाद यदि मंगल ग्रह को देखेंगे तो मंगल ग्रह बकरी बार की दोनों स्थितियों में 17 डिग्री पे अस्त माना जाता है। यानी कि जितनी डिग्री पर सूर्य है उससे आगे 17 डिग्री तक अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो अस्त की स्थिति है। यानी कि सूर्य 18 डिग्री पर है और मंगल 1 डिग्री पर है, तो वह मंगल अस्त हो रहा होगा। बशर्ते वो कलाओं में आगे ना निकला हो। इसलिए 18 ना रख के आप 17 रख लीजिए और 1 रख लीजिए, तो 16-17 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो अस्त हो रहा होगा। और बिल्कुल समान डिग्री पे है तो अस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी साइन के अंदर होना चाहिए जिस साइन के अंदर सूर्य है, उसी साइन में मंगल को होना चाहिए। एक साइन के अंदर होंगे तभी ये बात होगी। फिर है बुध। बुध जो है वो मार्गी स्थिति में 14 डिग्री तक अस्त होते हैं, लेकिन बकरी स्थिति में वो 12 डिग्री तक अस्त होते हैं। ऐसे ही बृहस्पति मार्गी स्थिति में 11 डिग्री तक अस्त होते हैं और बकरी में भी 11 डिग्री तक अस्त होते हैं। शुक्र मार्गी स्थिति में 10 डिग्री तक अस्त होंगे, जबकि बकरी हो रहे होंगे तो 8 डिग्री तक ही उनको अस्तंगत कहलाएंगे। और शनि 16 डिग्री तक मार्गी बकरी दोनों स्थिति में अस्त होते हैं। इसको सूर्य के सापेक्ष में देखना है। राहु और केतु केवल गणितीय बिंदु हैं, उन्हें अस्त नहीं माना जाता, अपितु वे सूर्य का मार्ग रोकते हैं और उसे हम ग्रहण कहते हैं, जैसा कि अभी आप पिछली क्लास में ग्रहण के बारे में पढ़ रहे थे। अस्त ग्रह के बारे में मूल तथ्य यह है कि अस्त ग्रह अपनी अस्त अवधि के दौरान सूर्य के साथ उदय नहीं होता, अर्थात सूर्य दिखता है वो नहीं दिखता, और इसलिए वह अस्त रहता है। अब आप लोग सब लोग कॉपी पेन रख के बैठेंगे या बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं। ओके, तो आप जी 4 पॉइंट जी बोलिए। उसी साइन में अस्त होता है, एक साइन आगे पीछे भी हो तब भी अस्त होता है, कितने डिग्री पे? एक साइन आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जब है जब उतनी डिग्री के अंदर, यानी एक ग्रह मेष राशि में है, दूसरा मीन राशि में है, और सूर्य मेष राशि में 1 डिग्री पर है, तो मीन राशि वाला ग्रह भी पीछे जितनी डिग्री उसकी पीछे से कही गई है उतना माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब ये 4.2 में जो फॉर्मूला दिया है उसे आपको नोट करना है, और ये दिया है ग्रहों के मैत्री के संबंध में नैसर्गिक तालिका। यानी ग्रह, किसी राशि का कोई ग्रह मित्र, यानी किसी ग्रह की किसी ग्रह से मित्रता कब होती है, नैसर्गिक रूप से मित्र कैसे होता है, और वो शत्रु कैसे होता है, और सम कैसे होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से, आप लाइन लिखिए, किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से, लिख लिया, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 2, 4, 5, 9, 8, 12, 2, 4, 5, 8, 9, 12। इन्होंने क्रम आगे पीछे कर दिया है, मैं आपको सीधा क्रम बता रहा हूं। सबने लिख लिया जी। राशियों के स्वामी उस ग्रह के मित्र होते हैं। अब मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा लाइन।
2, 4, 5, 8, 9, 12 राशियों के स्वामी उसके मित्र होते हैं। ये लाइन लिख ली आपने? यस यस। जी जी ठीक जी। है। उसकी उच्च राशि का स्वामी तो उसका मित्र होता ही है, अर्थात ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वह उसका मित्र भी होता है। ठीक है। इन राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियों के स्वामी अर्थात मूल त्रिकोण राशि से 3, 6, 7, 10, 11, देखिए मूल त्रिकोण राशि से 3, 6, 7, 10, 11 राशि के स्वामी उसके शत्रु होते हैं। 3, 6, 7, 10, 11 राशि के स्वामी उसके शत्रु होते हैं। यदि कोई ग्रह एक प्रकार की गिनती से मित्र और दूसरी प्रकार की गणना से या गिनती से शत्रु बन जाता है तो उसे हम सम कहेंगे। तो आपको लिखना है मित्र बराबर मित्र, मित्र प्लस मित्र बराबर मित्र, ऐसा लिखिए। और फिर लिखिए मित्र प्लस शत्रु बराबर सम। और तीसरी लाइन में लिखिए शत्रु प्लस शत्रु बराबर शत्रु। पंकज जी क्या लिखा? वो जैन साहब लिखा साहब मित्र प्लस मित्र बराबर मित्र, मित्र प्लस शत्रु बराबर सम, और शत्रु प्लस शत्रु बराबर शत्रु। अब हमें करना कैसे है मैं ये बता रहा हूं। आपको एक कुंडली बनानी है सभी को। उस कुंडली में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि रखिए। ठीक है। या जो भी आपने कुंडलियां बनाई थी उसमें ये देख लीजिए सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह। सिंह। सर आपका कैप्शन ना सर स्क्रीन पे आ रहा है सर। कैप्शन मतलब? ये जो आता है ना सर एक स्क्रीन पे आ रहा है तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे होंगे लोग शायद। पता नहीं। हाँ वो हटेगा कैसे? वही तो सर वो मतलब इन लोगों को स्क्रीनशॉट हो रहा होगा तो पता नहीं। आप बताइए हट गया? हट गया सर हट गया। अब स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने को बनाना है। अब अपने को देखना है सूर्य का चंद्रमा मित्र है या शत्रु। यहाँ पर आपके सामने मित्र लिखा है तो सिद्धांत लगा के देखिए। सिंह राशि से सूर्य चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। तो वो कौन से नंबर पे आ रही है सिंह राशि से? सिंह राशि से 12वीं। तो मैंने आपको मित्र में कौन कौन सी लिखवाई थी? 2, 4, 5, 8, 9, 12। 12वीं लिखी है। हाँ आप लाइन पूरी सुनाएंगे। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12 राशियों के स्वामी। हाँ बस आप लोगों को इतना याद कर लेना है। 2, 4, 5, 8, 9, 12 इतना याद कर लेना है। ठीक है। तो 12 नंबर आपका यहाँ पर चंद्रमा का है। इससे हमको ये स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा सूर्य का मित्र है। अब आइए मंगल पे। मंगल की राशि कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक। हाँ तो सिंह राशि से मेष राशि कौन से नंबर पे आ रही है और वृश्चिक कौन से पे आ रही है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। चौथे नंबर पे वृश्चिक आएगी जी। चौथे में और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। 9वें नंबर पर मेष आएगी। सब लोग गणना करके देखिए। जी। तो 4 और 9 मित्र वाली टेबल में दिया होगा। जी दिया है। तो आप देखिए सूर्य का मंगल जो है मित्र है। अब आप बृहस्पति की राशि देखिए कौन कौन सी होती है? धनु और मीन। हाँ तो सिंह राशि से धनु राशि कौन सी हो गई? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 5वीं हो गई। और मकर, कुंभ, मीन 8वीं हो गई। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 8वीं होगी सर। 8वीं जी बिल्कुल। हाँ 8वीं होगी। तो आप देख लीजिए 2, 4, 5, 8, 9, 12 मैंने बोला था। तो इसमें 5 और 8 दोनों आ गया। तो देख लीजिए ये बृहस्पति मित्र हो गया। सब लोग ठीक संतुष्ट हैं? हरीश जी आपको समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है। अब हम आ रहे हैं शत्रु पे। सूर्य के शुक्र शत्रु हैं। क्यों हैं?
ये जानने के लिए देखिए शुक्र की राशियां कौन कौन सी हैं, वृषभ और तुला। और वो बताइए सिंह राशि से तुला राशि कौन से नंबर पर है और वृषभ कौन से नंबर पर है? तुला तीसरे नंबर पर है। हाँ, और 10वें नंबर पर वृष है। वृष। तो 3 और 10 आपके शत्रु वाले लाइन में आए होंगे, देखिए आप। जी हाँ, 3 6 7 10 11। हाँ, 3 6 7 10 11 सभी लोग चेक करिए, जो भी लाइन बनाई थी उसमें शत्रु राशि में आ रहे हैं, इसलिए शुक्र सूर्य का शत्रु है। और शनि की राशि है मकर और कुंभ, और सिंह राशि से मकर कुंभ राशि को आप ढूंढिए कौन से नंबर पे पहुंच रही है। एक तो 6वें भाव में और एक 7वें भाव में। हाँ, और 6 और 7 दोनों शत्रु की लाइन में आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये शनि भी सूर्य के शत्रु हो गए। अब हम देखेंगे कौन सम हो सकता है। तो सूर्य से बुध की राशियां ढूंढिए, बुध की राशि कौन कौन सी है? कन्या और मिथुन। हाँ, तो कन्या कौन से नंबर पे आई? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर। तो और तो मिथुन हो गए। हाँ, मित्र हो गए। और मिथुन 11वें नंबर पे। 11 पे, ये शत्रु हो गए। हाँ, तो ये हो गए आपके सम बन गए। हाँ, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर सम, जो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। तो ये बुध हो गए शत्रु। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? बुध हो गए सम। अनूप जी? हाँ जी, कोई नहीं कंफ्यूजन, क्लियर नहीं है। अनु विश्वकर्मा, आपको कोई दिक्कत? कोई प्रश्न नहीं करते आप लोग? हाँ, इस चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं दिख रहा है, ये नहीं होता है क्या? अभी वो, हाँ, वो तो मैं बताऊंगा। सूर्य का भी कोई शत्रु नहीं होता, चंद्रमा का भी नहीं होता, वो अब देखेंगे, पता करेंगे। ये लोग ये शत्रु नहीं मानते, लेकिन दूसरे लोग इनको शत्रु मानते हैं। ठीक है ना? आप रेतु जी बोल रही थी। अमिता जी हैं? अमिता तिवारी नहीं है क्लास में? मुझे तो लगा था कि सब लोग हैं। चलिए, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि से सूर्य की सिंह राशि कौन से नंबर पे आएगी? यही 4th नंबर पर, 4थे नंबर। 4 नंबर, और 4 नंबर मित्र है। तो सूर्य चंद्रमा का क्या हो गया? मित्र हो गया। अब बुध की राशि मिथुन और कन्या चंद्रमा से, यानी वृषभ राशि से कौन से नंबर पे आ रही है? क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि को लेना है। तो मिथुन जो होगी वो दूसरी हो गई, और कन्या पांचवी। तो ये भी दोनों मित्र हो गई। तो इस तरीके से बुध भी चंद्रमा का मित्र हो गया, यानी चंद्रमा बुध को मित्र मानता है और सूर्य को भी मित्र मानता है। बाकी सब लोगों के साथ उसका सम व्यवहार है। तो सम व्यवहार के लिए हम जाएं मंगल पे, कि वृषभ राशि से मंगल की मेष और वृश्चिक कौन से नंबर पे आ रही है। तो एक आएगी 8 और एक आएगी 12। बिल्कुल, मेष राशि। तो 8 नंबर 8 और 12 दोनों ही मित्र हैं। 8 और 12 दोनों ही मित्र। 7 और 12 7 आ रही है, 7 सॉरी 7 और 12 आ रही है। तो 7 शत्रु है और 12 मित्र है। सम हो गया। तो ये हो गया मित्र प्लस शत्रु बराबर सम, यानी मंगल जो है चंद्रमा के सम है। इसके बाद बृहस्पति की राशि ले लीजिए, धनु और मीन, और वो वृषभ राशि से गिनिए। एक सम में जाएगी, एक शत्रु में, करके देखिए। तो गुरुजी एक मिनट, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, समझ में भी आ रहा है। एक 8वें भाव में है और एक 11वें भाव में। तो एक 11 और एक 8 और 11, तो 11 शत्रु है और 8 मित्र है। तो सम हो गया जी। हरीश जी बताइए क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी सम का मतलब ये है, चंद्रमा जब 8वें राशि में होगा, 8वां राशि होता है वो है धनु, तो वो मित्र है। एंड चंद्रमा जब मीन राशि में होगा वो दुश्मन है, तो उसका इफेक्ट गलत आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा उसमें। क्या ये नहीं, मतलब नहीं, ना तो चंद्रमा मीन राशि में खराब फल देगा, ना वो वृश्चिक राशि में खराब फल देगा। ये मैत्री निकालने का सूत्र है।
नहीं, यहाँ सूत्र फल तो है। देने की बात नहीं है। नहीं, सम का लेकिन मतलब क्या हुआ जी? सम का मतलब है न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल तो समझ में आ गया, लेकिन एक लेकिन पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप यहाँ पर, मैं आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ, आप उसे समझ लीजिए। चंद्रमा मंगल के साथ, यानी कि चंद्रमा जब मंगल की राशि में होगा तो वह न्यूट्रल फल देगा, यानी कि वो उसको सम मानता है। जबकि मंगल चंद्रमा की राशि में होगा तो वो मित्रवत फल देगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है। अभी देखना, मंगल चंद्रमा का जब आएगा संबंध तब आप देख लेना, और इसका फल देख लेना, तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा। तो यानी चंद्रमा के साथ तो इसकी सम स्थिति है मंगल की, है, और मंगल के साथ चंद्रमा की मित्र स्थिति है, तो बुरे फल नहीं देगा। यानी चंद्रमा मंगल कभी बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि एक सम होता है और एक मित्र होता है, तो सम मित्र होकर के मित्र जैसा ही फल होगा। अभी आप मंगल वाला चार्ट पढ़ो, देखो उसमें मंगल वाले चार्ट में चंद्रमा मित्र है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो यहाँ फलादेश ऐसे नहीं देना है, केवल हमें यहाँ पर नैसर्गिक माने परमानेंट मैत्री कैसी है इनकी, आपके परिवार में आपके परमानेंट रिलेशन कैसे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपके परमानेंट रिलेशन अच्छे होने के बावजूद भी आप किसी ऑफिस में जाने के बाद एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपका व्यापारिक कंपटीशन है। उसके लिए हम तात्कालिक मित्रता आगे पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि मित्र होने के बाद भी हम शत्रु हो जाते हैं। तो आइए आगे, बृहस्पति पे जाएं, और बृहस्पति का निकाल लिया ना शुक्र के लिए। अब बताइए शुक्र की राशि वृषभ राशि से कौन कौन से नंबर पे आ रही है? एक तो वही हो गई जो है 1 और 6। हाँ, 1 और 6, और 1 और 6 यानी 1 और 6 किस में आ रही है? 6 तो शत्रु है। और एक उसकी उसी राशि में है तो मित्र है, तो इसका मतलब आपका वो सम हो गया चंद्रमा के साथ। और शनि की राशियां 2, मकर और कुंभ, वो वृषभ राशि से कौन से नंबर पे हैं? गुरुजी एक माने वो मित्र होता है, 1 नंबर मिस हो गया था। हाँ, मिस हो गया था। अब शनि की राशि रख लीजिए, मकर कुंभ, वृषभ राशि से कौन से नंबर पे आ रही है? 9वां और 10वां। तो एक मित्र है, एक शत्रु है। 9, 2, 4, 5, 8, 9, 12, तो 9 मित्र में जाएगा और 10 शत्रु में जाएगा। ठीक है, तो हमारे शनि जो है वो सम हो गए। इसके बाद अगला मैत्री चार्ट पढ़ाएंगे मंगल का। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? प्रदीप जी? मेष राशि। मेष राशि, ओके। तो आप बताइए प्रदीप जी, आप करके बताइए मंगल का मैत्री पूरा जी। मेष राशि, सबसे पहले सूर्य को देखिए, सूर्य की राशि को देखिए मेष से। 5वीं। हाँ, क्या फल होगा? मित्र। चंद्रमा की देखिए, चंद्रमा की 4थी। क्या फल होगा? मित्र। बृहस्पति की राशियां देखिए, 9 और 12 मित्र और 12 मित्र हो गया जी। बुध की राशि देखिए, कन्या और मिथुन, 3 और 6। 3 और 6 शत्रु चलेगा। हाँ, तो ये शत्रु हो गया जी। ठीक है। और उसके बाद आप शुक्र की राशि पे जाइए, तुला और वृषभ पे। मेष राशि से 7, 2 और 7। हाँ जी, हाँ, तो 2 मित्र है और 7 जो है शत्रु है, तो सम हो गया। और शनि की कुंभ और मीन पे जाइए, मकर कुंभ पे जाइए तो 10, 11। हाँ, 10, 11 दोनों ही शत्रु हैं। तो नहीं, 10 शत्रु होगी, 11 मित्र होगी। नहीं 2, 4, 5, 8। नहीं 11 भी शत्रु है। नहीं, एक शत्रु होगी, एक सम होगी। 3, 6, 7, 10, 11 आपने लिखाया था शत्रु। 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 लिखाए थे आपने मित्र। ओके, यहाँ शनि गलत कैसे हो सकते हैं?
2 4 मेष राशि से है ना अपन जी मंगल की मेष राशि है तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ 10 और 11 तो 2 4 5 8 9 10 12 2 4 5 8 9 10 11 12 लिखा है। हाँ 12 आप दोबारा उस चार्ट को देखें एक बार। दस और 11 आएगा ना शनि का, और दोनों शत्रु में। शत्रु है, वही तो दोनों शत्रु होना चाहिए। दोनों शत्रु हैं तो ये यहाँ पर हमारा चार्ट का ये सम का चार्ट है तो ये कहीं गलत हो गया है। आपको शनि को फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा शत्रु वाली जगह। शत्रु में जी हाँ जी हाँ ठीक है, मंगल शनि को शत्रु मानते हैं। ठीक है जी 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 बिल्कुल ठीक जी जी। हे तुम लोग नीचे जाओ, नीचे जाओ। अब आप अनूप जी आप बुध का करके दिखाएंगे। जी सर। जी बुध की मूल त्रिकोण राशि रख लीजिए। मूल त्रिकोण राशि हो गई कन्या, पंचम कन्या। अब कन्या से सबसे पहले सिंह राशि लगाइए। कन्या से अपनी 12वीं आ गई। हाँ तो सूर्य क्या हो गए? सूर्य हो गए, इनके मित्र हो गए। ठीक है, फिर चंद्रमा की राशि लगाइए। फिर अपनी चंद्रमा की राशि आ गई साहब कर्क, यानी वृश्चिक देखेंगे 11वीं राशि। हाँ तो शत्रु हो गए, शत्रु में चले गए। ठीक है, और फिर मंगल की राशि कन्या से मेष और वृश्चिक। जी ये भी अपनी शत्रु में चली गई क्योंकि इनकी राशि पहुंच गई वृश्चिक पहुंच गई 10वीं या 11वीं चली गई कन्या। तीसरी होगी वृश्चिक, कन्या तुला वृश्चिक, तीसरी होगी वृश्चिक। तीसरी वृश्चिक हो गई कन्या से लेकर। हाँ हाँ कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, 8वीं हो गई मेष। हाँ तो ये 8वीं मित्र हो गई। 8वीं मित्र हो गई और ये शत्रु हो गई। शत्रु हो गई तो एक मंगल क्या हो गया? सम। मंगल सम में चला गया। ठीक है गुरु जी। हाँ और अब आ गए गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की राशि ढूंढिए एक धनु और मीन। कन्या से धनु कौन सी हुई? चौथी। कन्या से धनु चौथी हो गई तो मीन कौन सी हुई? 7वीं। दोनों मित्र में आ गए। नहीं मित्र नहीं, दोनों मित्र में नहीं आएंगे, एक मित्र एक शत्रु है। 7वीं शत्रु है। हाँ तो फल क्या हो गया? सम हो गए। अब शुक्र की राशि देखिए तुला और वृषभ। तो कन्या से तुला दूसरी हो गई और वृषभ अपनी 8वीं हो गई। 8वीं तो दोनों मित्र हैं। दोनों मित्र में चले गए। ठीक। तो शुक्र से मित्र हो गया बुध का। अब रह गए शनि देवता। तो शनि जो है वो मकर कुंभ राशियां कन्या से कौन से नंबर पे आ रही है? देखिए 5वें और 6वें। 5वें और 6वें। 5वां मित्र है, 6वां शत्रु है, तो दोनों मिलके सम हो गए। आपको जब भी मैत्री निर्धारण करना हो आप मूल त्रिकोण राशि का लग्न बना लेना और उससे तुरंत आपको पता चल जाए। सर उसको असेंडेंट मान लेना। इसमें शुक्र का बृहस्पति से सम है तो, पर यहाँ तो ये मतलब शत्रु दिखा रहा है सर। नहीं सम दिखा रहा है, सम देखिए। नहीं सर अभी शुक्र 7 से शुक्र का 7। नहीं अभी नहीं शुक्र में अभी हम गए ही नहीं है, अभी जाएंगे। अभी हमने बुध तक का किया है। बुध का बृहस्पति सम है, अब हम बृहस्पति वाले में करने वाले। और एक सम हो सकता है, एक शत्रु हो सकता है। ये दोनों का अपना अपना अलग अलग दायरा है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को फ्रेंड मानते हैं तो सामने वाला भी आपको फ्रेंड मानता हो। ऋतु जी गुरु हेलो जी। वो हो सकता है वो आपके साथ न्यूट्रल हो। हाँ है, और हो सकता है आप उसे शत्रु मानते हो लेकिन वो आपके साथ न्यूट्रल हो या आप न्यूट्रल हो। तो ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि दोनों मित्र होंगे। अगर दोनों मित्र होंगे तो अति मित्र हो जाएंगे, वो आगे श्रेणी आएगी एक और। ठीक है, अब हम बृहस्पति पे जा रहे हैं। बृहस्पति के लिए कौन करेगा? कैलाश चंद जी करेंगे। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि रखिए धनु। कैलाश चंद जी हैं, चले गए? हाँ मैं हूँ मैं निकाल रहा हूँ। तो सर बताइए बृहस्पति का मैत्री चार्ट बनाइए, कैसे बनेगा? हाँ गुरु के लिए अभी सूर्य को निकालते हैं।
सूर्य हो हाँ। रहा है नौ में है आपके सब मित्र। मित्र, ठीक है। सूर्य और के चंद्रमा? बाद सूर्य के बाद चंद्र है 8वें। हाँ 8वें हो गए मित्र। जी। और चंद्र के फिर बाद मंगल? बुध मंगल, हाँ मंगल हो रहे हैं आपके 5 और 12। 5 और 12 में मित्र हैं ये। मित्र है, ठीक है। 5 फिर देखिए 12 बुध। मित्र हो गए। तो बुध है 7 और 10। 7 और 10 हैं दोनों शत्रु। ठीक है। 7 10 शत्रु हैं। बुध के बाद शुक्र। गुरु तो उनके खुद हो गए। शुक्र हाँ। शुक्र हैं आपके 6 और 11। 6 और 11 में दोनों शत्रु। ठीक है। शुक्र फिर के बाद शनि? शनि आपके 2 और 3। 2 और 3 में 2 और है 3। एक 2 मित्र है मित्र एक 3 शत्रु। हाँ, शत्रु बराबर सम। सब बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया। अब कौन करेगा? आप कर पाएंगी ऋतु जी? जी गुरुजी, जी करूंगी। तो आप शुक्र का करिए। शुक्र का, हाँ शुक्र का मूल त्रिकोण राशि है तुला। तुला। तुला को मुख्य मान के फिर करिए। हाँ, तुला का किस उससे करना है? बुध को? सबसे पहले सूर्य का बताइए। सूर्य, तुला का सूर्य से के, हाँ तो सिंह राशि कौन से नंबर में है? तुला से सिंह राशि कौन से नंबर में है? 11वें नंबर में। हाँ 11वां क्या होता है? शत्रु। हाँ सब हो गया। हाँ बस। अरे शत्रु। ऋतु जी को बोलने का चांस दीजिए। जी हाँ जरूर। जी जी। गुरुजी। और है ना, अब चंद्रमा की राशि कौन सी है? चंद्रमा की 10वें। कर्क राशि है, ठीक है ना। और कर्क राशि शुक्र की तुला राशि से कितने नंबर पे आ रही है? 10वीं पर आ रही है। 10वीं। तो 10 क्या होता है? शत्रु। हाँ। चंद्रमा भी शुक्र का शत्रु हो गया। अब आइए मंगल पर। मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, उसको तुला से गिनिए। हाँ, पहली राशि 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आ जाएगी। 6 नंबर पर आ रही है ना पहली। और उसके हाँ बाद ठीक है। दूसरी और 7वीं। हाँ, पहली 7वीं। दूसरी आ रही है। दूसरी मित्र हो गई। दूसरी और 7वीं। हाँ, दूसरी और 7वीं। दूसरी मित्र हो गई और 7वीं शत्रु हो गई, तो क्या हो गया? सम हो गया। सम हो गया। तो मंगल जो है शुक्र का सम हो गया। सम हो गया। और अब आगे बुध। पर बुध की इसमें कन्या और में लिखा है ना सर? जी मतलब सम लिखा है, देखिए हाँ सम लिखा है मैंने। सम लिखा है। हाँ। अब शुक्र की का संबंध कन्या और मिथुन से बनाइए, बुध से बनाइए तुला का। उसका एक 12 में आ गया। हाँ। और दूसरा उसका 1 2 3 4 5 में आ गया। 2 सम हो गया। नहीं, हाँ मतलब 9 में आ रहा होगा। 5, हाँ 5 और 12 में आ गया ना, तो दोस्त हो गए। 5 12 आ रहा है कि 9 12 आ रहा है? 9 12 नहीं 6 ऋतु है जी। ना। बुध का कह रहे हैं ना सर? हाँ पहले शुक्र की राशि से गिनना है ना। हाँ, शुक्र की राशि कौन सी है? तुला। तुला और तुला राशि से कन्या और मिथुन कौन से नंबर पे हैं? हाँ, कन्या 12वीं पे है ना सर? हाँ, और मिथुन? मिथुन 5वीं पे है। 5वीं पे नहीं हो सकती ना। 11 नहीं हाँ 9वीं पे होगी। नहीं हाँ 9वीं। अच्छा हाँ 9वीं हो। हाँ मैंने हाँ 11 तो दोनों मित्र हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और आप कौन सा रह गया? सब हो गया। बृहस्पति का रह गया। बृहस्पति की राशि है धनु और मीन। हाँ शनि रह गए। सर पहले बृहस्पति को कर लें, बुध के बाद गुरु। बृहस्पति की राशि है धनु मीन। तो तुला राशि से धनु और मीन राशि कौन से नंबर पे आ रही है, जरा गिनिए। नीतू जी। जी गुरु जी। यहाँ तुला से धनु और मीन कौन से नंबर पे आ रही है? तुला से 1 2 3 और 2 में हाँ 3 में आ गया। उसके बाद 3 और 6 पे आ गया। 3 और 6। 3 और 6 तो एक जगह मित्र होगी, एक जगह शत्रु। नहीं दोनों जगह शत्रु। दोनों जगह शत्रु होगी सर। दोनों जगह शत्रु है। दोनों जगह शत्रु जी। तो फिर इन्होंने यहाँ पर सम गलत लिखा है, आप इसको इसमें चेंज कर लेना।
चार्ट में शत्रु कर देना। ठीक है जी, अब शुक्र का कर रहे हैं ना, चालू कर लो। हाँ। अब इसके बाद क्या है कि शनि, अब शनि की राशि देखिए, तुला राशि से शनि की राशियां कौन से नंबर पर है? शनि की राशि 4 में है एक। हाँ गुरुजी तुला राशि से देखें। शुक्र की राशि तुला है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। 4 और 5 में है। 4 और 5 में है, तो 4 और 5 दोनों मित्र है, दोनों मित्र है। तो ये शनि शुक्र का मित्र हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है 7वां ग्रह शनि। तो शनि का मैत्री चार्ट बनाना है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। अनु विश्वकर्मा आप बताइए कि शनि की मैत्री कैसे बनाएंगे? जी गुरुजी बना रही हूँ। बताइए। कुंभ राशि को केंद्र बना करके करिए। हाँ जी गुरुजी, कुंभ राशि को। हाँ, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है ना शनि की, तो उसको केंद्र मान लीजिए और वहां से गिनिए आप। सूर्य की राशि कौन से नंबर पे आ रही है? सूर्य की राशि 7वें नंबर पे आ रही है और 7वें राशि में शत्रु होते हैं, तो सूर्य शत्रु हो गया। और चंद्रमा की राशि कौन से नंबर पे आ रही है? 4वें नंबर पे आ रही है, वो मित्र हो गया। 6वें नंबर पे आ रही है, शत्रु नंबर पे आ रही है, वो शत्रु हो गया। ठीक है, और कुंभ से मेष और वृश्चिक कौन से नंबर पे आ रही है? मेष राशि आ रही है 3रे नंबर पे, जो कि शत्रु, और 6वें नंबर पे यानी कि मतलब कन्या राशि आ रही है 8वें नंबर पे, जो कन्या नहीं, वृश्चिक देखो, वृश्चिक 10वें नंबर पे आ रही है। वृश्चिक 10वें नंबर पे आ रही है। हाँ, क्योंकि मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक की तो है। हाँ जी, शत्रु है वो, तो मंगल शत्रु हो गए। इसके बाद बुध की राशि कौन सी होती है? बुध की राशि है 3री और 6वीं। हाँ, तो कुंभ राशि से कौन से नंबर पे पड़ रही है? जो एक तो 5 पे पड़ रही है और एक 8 पे पड़ रही है, तो 5वीं वाली तो 5 और 8 दोनों ही मित्र हैं। दोनों ही मित्र हैं। बहुत बढ़िया। अब बृहस्पति की राशि धनु और मीन कुंभ से कौन से नंबर पे आ रही है? हाँ जी गुरु जी, बता रही हूँ। धनु 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 10वें नंबर पे आ रही है, और एक आ रही है दूसरे नंबर, एक आ रही है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला तो शत्रु। हाँ हाँ गुरु, सम तो फल क्या हो गया? बृहस्पति शनि के बृहस्पति सम हो गए। अब बचे हमारे शुक्र। तो शुक्र की राशियां कुंभ राशि से कौन से नंबर पे आ रही है? 9वें नंबर पे आ रही है, 9वें नंबर चौथे नंबर पे आ रही है। हाँ जी, 4 और 9 दोनों मित्र हैं। हाँ जी, तो ठीक है, तो शुक्र भी मित्र हो गए। इस तरीके से आपका ये नैसर्गिक मैत्री चार्ट बनता है। ये लिखा हुआ है ग्रहों के नैसर्गिक मैत्री, यानी कि ये परमानेंट मैत्री है इनकी। इस मैत्री में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे ये कहीं भी बैठे, कैसे भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, इनको मूल त्रिकोण राशि के आधार पर इनमें आपस में संबंध दर्शाया गया है, जो कि इस प्रकार से इस चार्ट में जो दिया है वो परमानेंट है। लेकिन कभी कभी कुंडली में परमानेंट संबंध होने के बावजूद भी हमें उसका फल उतना नहीं मिलता जितना कि हमें होना चाहिए। उसके लिए हमको ग्रहों की परस्पर मैत्री संबंध चार्ट में यहाँ पर एक और चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आपके सामने है। ठीक है, तो मंगल प्लस बृहस्पति, सूर्य प्लस चंद्रमा, शुक्र, सूर्य प्लस शुक्र, मंगल प्लस शुक्र, बुध प्लस शुक्र, ऐसे ग्रहों को अति मित्र, अति शत्रु और सम 3 विभाजनों में हम करते हैं। तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम अगले वाले उसमें जाने वाले हैं। जैसे मंगल और गुरु जो है क्या है? मित्र हैं, तो वो अति मित्र हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, इसलिए अति मित्र हो जाएंगे। बुध शुक्र भी अति मित्र हो जाएंगे, शुक्र शनि भी अति मित्र हो जाएंगे, सूर्य मंगल भी अति मित्र हो जाएंगे, और सूर्य गुरु भी अति मित्र हो जाएंगे। लेकिन सूर्य शुक्र आपस में एक दूसरे के साथ शत्रुता रखते हैं, इसलिए अति शत्रु हो जाएंगे। और सूर्य शनि भी दोनों के साथ आपस में संबंध रखते हैं, खराब रखते हैं, इसलिए ये भी अति शत्रु हो जाएंगे। जब भी सूर्य शनि या सूर्य शुक्र की बात आप कहीं विचार कर रहे होंगे, तो वो दोनों तरफ से शत्रु है। मैंने सूर्य भी शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है, तो ये फल ज्यादा खराब होगा। और ऐसे ही सूर्य शनि आपस में दोनों को शत्रु मानते एक दूसरे को, तो यहाँ पर भी फल खराब होगा। लेकिन मंगल शुक्र में क्या है? मंगल शुक्र में आप देखिए, शुक्र मंगल को शत्रु नहीं मानता, सम मानता है, लेकिन मंगल
शुक्र को शत्रु मानता है, तो यहाँ पर फल न्यूट्रल हो जाएंगे। एक शत्रु मान रहा है, एक मित्र मान रहा है, तो यहाँ फल न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जहां मित्र वाले फल, जो दो मित्र मिल जाएंगे वो अति मित्र के फल अच्छे फल देंगे, जो दो शत्रु मिल जाएंगे वो ज्यादा खराब फल देंगे, और जहां एक मित्र एक शत्रु मिल जाएगा वहां पर सम फल हो जाएगा, यानी कि उनके फलों के मिलने के चांस रहेंगे। ये तो बात हुई थी नैसर्गिक के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि इसमें तात्कालिक का भी कोई रोल है। तो तात्कालिक के लिए हम क्या करेंगे, एक और चार्ट हमारे पास है उसे पढ़ेंगे। और अब हमारे पास ये आपके सामने एक तात्कालिक मैत्री का फंडा मैं आपको बता रहा हूं। और ये पहले राहु इनके भी समझ लेते हैं, राहु केतु के लिए भी कुछ अलग से उन्होंने नियम दिए हैं। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र है, शेष सब ग्रह सारावली में इस प्रकार से दिए हैं। तो राहु केतु के लिए राहु के जो मित्र हैं वो गुरु शुक्र शनि है, शत्रु जो है वो सूर्य चंद्र मंगल है, और सम जो है वो बुध है। केतु के लिए जो मित्र है वो मंगल शुक्र शनि है, और शत्रु जो है वो सूर्य चंद्रमा है, और सम जो है वो बुध बृहस्पति है। अब आप ये तात्कालिक मैत्री वाला लाइन भी नोट कर लीजिए, जैसे पहले की थी। आप लिख लीजिए ऊपर हेडिंग में तात्कालिक मैत्री विचार, लिखिए तात्कालिक मैत्री विचार, और फिर लिखिए किसी ग्रह से 2, 3, 4, 10, 11, 12 भाव में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। किसी भी ग्रह से 2, 3, 4 और 10, 11, 12 में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। लिख लिया। और 5, 6, 7, 1 नहीं, और लिखिए 1, 5, 6, 7, 8, 9 में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं। 1, 4, 5, 8, 9 में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। कैलाश जी सुनाइए पढ़ के क्या लिखा। मैंने इसमें 4 नहीं लिखा, 1, 5, 6, 7, 8 लिखा, 4 तो ऊपर आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आएगा नीचे, 1 आएगा 1। नीचे आएगा 1, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ हाँ 9 आएगा है ना। 1, 5, 6, 7, 8, 9 ये तात्कालिक शत्रु होते हैं। और ऊपर वाले में तो आप एक बार पढ़ के सुना दीजिए, आपने क्या लिखा। हाँ मैंने लिखा है किसी ग्रह से 2, 3, 4, 10, 11, 12 में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं, और 1, 5, 6, 7, 8, 9 में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। बहुत मतलब किसी ग्रह से 3 ग्रह आगे 3 ग्रह पीछे वाले मित्र हैं, बाकी शत्रु। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। जहां तक हमारा हाथ सीधा जाए, जहां तक हमारा उल्टा हाथ जाए, वहां तक मित्रता है, उसके बाद हमारी मित्रता नहीं है। और इसके लिए हम यहाँ पर एक चार्ट हमारे सामने दिए हैं, तो इसके आधार पर हम पंचदा मैत्री चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये कुंडली आपके सामने दी हुई है, ऐसे एक कुंडली बना सकते हैं, और इसमें आप ढूंढ लें कि कौन किसका तात्कालिक मित्र है, कौन किसका तात्कालिक शत्रु है। तो मेष लग्न की कुंडली आपके सामने बनी हुई है, इस डायग्राम को बना लीजिए। गुरुजी कुंडली दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, हाँ वो आ रहे हैं सबके। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? नहीं, सबके नाम आ रहे हैं, KSA DPDRG ASHGN। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं हो रही। मैं पता करता हूँ निकल जाता है कहीं क्या कारण। बटन दब गया होगा क्या। अब आ रही है? हाँ अब आ गई। ओके, तो ये जो पहले का जो पेज नहीं देख पाए हो तो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री के बारे में ही लिखा है। जी जी वो तो किसी ग्रह से, हाँ ठीक है। और अब आपके सामने एक कुंडली भी आ गई। ये मेष लग्न की कुंडली आ गई है।
ठीक है जी। सही है। तो सूर्य के लिए चंद्र मंगल शनि 10 11 12 भाव में बैठे हैं और शुक्र बुध गुरु दूसरे तीसरे चौथे भाव में बैठे हैं, ये उसके तात्कालिक मित्र हो गए। देखिए सूर्य जहां बैठा है वहां से जो 2 3 4 यानी शुक्र बुध और गुरु ये तात्कालिक रूप से मित्र हो गए, और चंद्रमा मंगल और शनि ये 10 11 12 में बैठे, ये भी तात्कालिक रूप से मित्र हो गए। लेकिन हमने अभी सुना था कि सूर्य शनि का शत्रु है कि नहीं जी। और सूर्य शुक्र का भी शत्रु है, आपस में संबंध है। तो ये दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहाँ तात्कालिक रूप से ये मित्र हो गए हैं। तो इसके लिए हमारा एक चार्ट और हमारा फिर से बन जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा पंचदा मैत्री विचार। क्या लिखेंगे? पंचदा मैत्री विचार। और इसके लिए मैं आपको इसका एक और पेज दिखाऊंगा। और वो होगा ये वाला। इसके लिए ये वाली टेबल आप फिर बना लीजिए दोबारा से, मित्र और शत्रु वाली। नैसर्गिक मैत्री में एक लिखिए, नैसर्गिक मैत्री प्लस तात्कालिक मैत्री बराबर पंचदा मैत्री। आपकी टेबल बनाइए, नैसर्गिक मैत्री प्लस तात्कालिक मैत्री बराबर पंचदा मैत्री। यानी पंचदा मैत्री में हम ग्रह की पूर्ण पुष्टि करेंगे कि ग्रह पूर्ण रूप से अच्छे फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मित्र होते हुए भी मित्र के फल देगा कि नहीं देगा, या शत्रु होते हुए भी शत्रुता करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें मित्र प्लस मित्र बराबर क्या लिखा है? अधिमित्र, या इसको कहते हैं अति मित्र यानी घनिष्ठ मित्र। और एक तरफ नैसर्गिक में वो ग्रह सम है, उसके साथ संबंध आपस में, लेकिन तात्कालिक में वह मित्र हो रहा है, तो सम प्लस मित्र बराबर हो जाएगा मित्र। नैसर्गिक रूप से ग्रह आपस में शत्रु में, जैसे अभी सूर्य शनि को हम देख रहे थे, लेकिन तात्कालिक में वो मित्र हैं, तो यहाँ पर उनका फल शत्रु ना होते हुए सम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे ही चौथा चार्ट बनेगा, शत्रु प्लस शत्रु। नैसर्गिक में भी शत्रु है और तात्कालिक में भी शत्रु है, तो वह अति शत्रु यानी बहुत ज्यादा खराब परिणाम देगा। और नैसर्गिक रूप में सम है, लेकिन यहाँ तात्कालिक में शत्रु है, तो उसके जो फल होंगे वो शत्रु फल होंगे। तो इसलिए इस प्रकार से 5 प्रकार से हम पंचदा मैत्री का विचार करेंगे। तो इस विचार को करने के लिए हम एक और मित्रता संबंध का प्रभाव पढ़ेंगे। एक ग्रह निम्नलिखित प्रकार से फल देता है, जो 5 प्रकार हैं जो ऊपर दिए। प्रामाणिक रूप से पूर्ण शुभ फल की गारंटी प्राप्त करने के लिए हमें ऊपर के चार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, और शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए यह जानना पड़ेगा। किसी ग्रह का समय या कहें कि दशा आने के लिए रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए, और उसके शत्रु अति शत्रु के आधार पर परिणामों की चिंता कीजिए। पूर्ण अशुभ परिणामों की ओर संकेत, यानी जो अति शत्रु हैं, और जो केवल अशुभ फल जो अनिष्ट फल हैं, ऐसे करके हम कुंडली के अंदर देखेंगे। तो अभी हम जो कुंडली देख रहे थे, आपने जो कुंडली बनाई थी, उसमें आप देखिए नैसर्गिक चार्ट बनाना है आपको, और वो नैसर्गिक चार्ट बनेगा ऐसे। सूर्य का बुध का संबंध क्या है? मित्र शत्रु का। नहीं, सूर्य और बुध नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। हमने जो चार्ट पहला बनाया था, सूर्य और बुध नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। नहीं, सूर्य और बुध नैसर्गिक रूप से सम हैं। अच्छा, यहाँ तो मित्र लिखा हुआ है। नहीं, सम है। अच्छा ठीक है, आप जो बताइए सूर्य किस राशि में बैठा है इस कुंडली में? सूर्य पहली मेष राशि में। मेष राशि में, मित्र ओके। तात्कालिक। सूर्य मेष राशि में बैठा है, तो शत्रु हो गया। ठीक है। अब सूर्य से बुध कितनी दूर है? तीसरे। सूर्य से बुध तीसरे में है। हाँ जी। ओके, तो तीसरा में तो तात्कालिक शत्रु तो नहीं होगा, मित्र होगा। तात्कालिक मित्र।
ये चार्ट इसका नहीं है, फिर कोई चार्ट दूसरा बना दिया है। जी हाँ जी। पंडित जी, ये तात्कालिक देखते क्यों हैं? जैसे नैसर्गिक और ये नॉर्मल तो ठीक रहता है, तात्कालिक किस पोजीशन में आता है? हाँ, यही मैं बता रहा था आपको। अभी ये थोड़ा चार्ट गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ इस चार्ट को, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ पहले और फिर बताता हूँ। आपने कहा कि हम नैसर्गिक है, फिर तात्कालिक क्यों देख रहे हैं? इसके लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप दो भाई हैं परिवार में, चाचा ताऊ के हैं या अपने परिवार के हैं, और नैसर्गिक रूप से आप आपस में मित्र हैं, क्योंकि एक परिवार में हैं तो स्वाभाविक है कि आप मित्र होंगे। लेकिन आप कहीं सामाजिक संगठन में किसी चुनाव में खड़े हो गए और एक को टिकट मिला है बीजेपी से और एक को मिला है कांग्रेस से, तो अब आप तात्कालिक रूप से क्या मित्र रहेंगे? नहीं नहीं रहेंगे। तो बस यही बात है कि तात्कालिक रूप से आप शत्रु हैं। तो तात्कालिक माना आप चुनाव वाले क्षेत्र में शत्रु हैं, घर में शत्रु नहीं है। अब जब उधर शत्रु है और घर में मित्र है, तो आपका फल क्या हो गया? सम हो गया। सब हो गया, यानी कि ना तो आप शत्रु हैं और ना आप मित्र हैं, क्योंकि आपको समय समय पर शत्रुता भी निभानी है, समय समय पर मित्रता भी निभानी है। तो पीछे से आगे चल ठीक है, आप जो होगा देखा जाएगा, बाद में बात करेंगे। और वहां जाकर के उसको 10 बार कोसेंगे मैदान में। एक घर में आएंगे तो कहेगा अरे भाई यार चाय पी यार मेरे साथ बैठ के, समझ गए ना? तो ये बात है कुंडली के निर्धारण पे कि कुंडली में वो कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। तो जहां कुंडली की पोजीशन है वहां तात्कालिक शत्रुता मित्रता का विचार उस हिसाब से होगा। ठीक है? और ऐसे ही मित्र भी हो जाते हैं कि आप भी उसी पार्टी में पहुंच गए और वो भी उसी पार्टी में है और दोनों को एक ही जगह से लड़ना है, और वैसे आप आपस में तात्कालिक शत्रु हैं। जैसे उदाहरण दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये म्यूट कर लेते हैं, सब म्यूट कर लेते। ये बताइए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो नैसर्गिक रूप से मित्र थे कि शत्रु थे बीजेपी के? शत्रु थे। शत्रु थे, लेकिन आज के समय में तात्कालिक रूप से क्या है? वो मित्र हैं, क्योंकि उनको यहाँ आ गए तो अब उनको, अब वो वहां पर शत्रुता अंदर से होगी भी ना तो भी वो शत्रुता नहीं दिखा सकते, क्योंकि तात्कालिक रूप से उनको मित्रता दिखानी है। तो ये तात्कालिक मित्रता है। तो आप मित्रता शत्रुता का विचार ऐसे ही ग्रहों से भी करेंगे। खैर ये टेबल मेरे सामने सही नहीं लग रही है मुझे, लेकिन हम अपनी उस कुंडली को देखें जो कुंडली आपके सामने है, और उसी में आप देखिए कि सूर्य जिस राशि में सूर्य का बुध से, गुरुजी ये जो नैसर्गिक तात्कालिक दिख रही है टेबल, उसमें जब सूर्य से अपन देखते हैं बुध को, तो वो तो तीसरे हाउस में बैठा, तो वो मित्र है। तीसरा तो मित्र हो गया ना, मित्र हो गया। और बुध की दृष्टि से अपन सूर्य को देखते हैं तो वो शत्रु में आ रहा, तो वो सम का फल तो आया ना गुरु जी? हाँ, वही देखना है, वही देखना। हाँ, तो वही देखना है, सही है ना? हाँ, तो उसी का मैं दोबारा विचार कर रहे हैं कि आप देखिए सूर्य से, नहीं वैसा हो नहीं सकता, सही नहीं होगी वो। आप नैसर्गिक पे चले गए, आपको नैसर्गिक पे नहीं जाना है। देखिए आप नैसर्गिक वाले चार्ट में ये बताइए कि सूर्य बुध को क्या मानता है, मित्र या शत्रु? मित्र, नैसर्गिक मित्र मानता है। तो नैसर्गिक में हमने मित्र लिखा हुआ है, देखिए जी। आप ये बताइए सूर्य से बुध कितने भाव आगे है? 6 नंबर पे है सर। शत्रु में आता, तात्कालिक शत्रु में आ रहा। अभी जो कुंडली बनाई थी उसमें हाँ तीसरे घर में है ना? तीसरे घर में है। तो तीसरा घर तो मित्र हो गया। 2, 3, 4, 10, 11, 12 मित्र होते हैं। कैलाश जी आप हैं? मैं हूँ। हाँ, तो आप बताइए, समाधान करिए कि बुध जो है वो तीसरे भाव में है। सूर्य से तो दूसरे भाव में है, दूसरे में है, तो मित्र हो गया। हाँ, मित्र हो गया दूसरे में। और ये नैसर्गिक रूप से भी मित्र हो गया। तो यहाँ पे चार्ट में मित्र प्लस शत्रु जो लिख दिया है वो गलत हो रहा है। मित्र प्लस मित्र है और नहीं, अरे मैं दोबारा कुंडली दिखाऊंगा आप लोगों को। 1 2 3 नहीं, बुध 3rd हाउस में है सूर्य से। सर 3rd में है। सूर्य से 3rd हाउस में है, तो 3rd भी मित्र है। 2, 3, 4 मित्र है ना? हाँ जी पंडित जी। हाँ, तो यहाँ पर मित्र बराबर क्या हो गया? अति मित्र। ये फल में यहाँ पर ये चार्ट जो है वो गलत बन गया होगा। उस चार्ट को सुधार लीजिए, आप अपना चार्ट बना लीजिए
कि नैसर्गिक में लिखिए सूर्य और प्लस बुध बराबर मित्र प्लस मित्र बराबर अति मित्र, ऐसे लिखिए। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे आप देखिए शुक्र को, तो सूर्य के साथ शुक्र का नैसर्गिक संबंध क्या है? नैसर्गिक जो चार्ट बनाया था हमने उसमें देखिए सूर्य शुक्र आपस में क्या है? 10 और 7 है। नहीं, नैसर्गिक चार्ट के हिसाब से सूर्य शुक्र को संबंध शत्रु है, तो शत्रु है। और यहाँ पर शुक्र सूर्य से कितने भाव दूर बैठा है कुंडली में? दूसरे में है, तो दूसरे में मित्र हो गया और वहां पर शत्रु हो गया, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर सम हो गया। इस चार्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये चार्ट काम ठीक से नहीं करेगा हमारे साथ, इसलिए हम केवल उसी में जाएंगे, यहीं पर देखेंगे, इससे बनाएंगे। अब हम देखें तीसरा ग्रह। अभी हमने देख लिया सूर्य के साथ बुध का संबंध, शुक्र का संबंध। अब आप देख ले सूर्य के साथ चंद्रमा का संबंध। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? मंगल छूट गए, हाँ, पहले चंद्रमा ले लेते हैं अपन। वैसे चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, वो गलती से ले लिया। चंद्रमा बताइए कहाँ बैठे हैं कुंडली में? कुंडली में तो चंद्र जो है 10वें घर में, हाँ, और सूर्य लग्न में है, तो 10वां भाव तो मित्र है, 10 11 12, तो मित्र हो गए, और मित्र अति मित्र हो गए, अति मित्र। ठीक है, आप मंगल देख लीजिए, मंगल किस भाव में बैठे हैं? मंगल यहाँ बैठे हैं 11वें में, और 11वें में है, तो मित्र अति मित्र हो गए, क्योंकि सूर्य मंगल मित्र हैं। अब आप बुध का भी हो गया। गुरु बृहस्पति को देखिए कौन से भाव में है? बृहस्पति इस कुंडली में किस भाव में है? चौथे में है। चौथे में है, तो ये भी मित्र हो गए, तो मित्र अति मित्र हो गए। और इसके बाद शनि को देखिए, शनि कौन से भाव में है? द्वादश में, तो मित्र हो गए। और वैसे सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, तो अति शत्रु हो गए, तो सम हो गए। मित्र प्लस शत्रु बराबर सम हो गए। ठीक है, सूर्य शनि तो शत्रु प्लस शत्रु है, और इधर मित्र हो रहे हैं 12वें भाव में तात्कालिक रूप से। लिखा है मित्र हो गए, तो ये सम हो गए। तात्कालिक रूप से मित्र हैं और नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर क्या हो गया? सम हो गया। सम हो गया। तो इस तरीके से आपको पंचधा मैत्री चार्ट बनाना है सभी ग्रहों के लिए। ठीक है, अभी आने वाली क्लासों में इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, किन्हीं कारणों से पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पा रहा। और मैं अब अगला वाला पेज खोलता हूँ आपके सामने। मैंने आज सुबह ही सारे चार्ट आपको डाल दिए थे। जी पंडित जी। तो आप इनको अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना, मेरे पढ़ाने में कहीं छूट रहा हो कोई चीज तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हमारा ये वाला पेज है, ये वाला। अब मित्र शत्रु के परिणामों के बारे में चर्चा की गई है कि हम परिणामों को कैसे देखें। तो इस कुंडली में सूर्य शुक्र शुक्र तथा सम बुध, ये सब उन्होंने देखने की चेष्टा की है। वो सही हो नहीं हो अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो ये जो इसको समझने की बात यह है कि उच्च का ग्रह है 100% अच्छे फल देता है, 100%। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह 80% अच्छे फल देता है, परिणाम देता है। शुक्र ही का जो ग्रह है, अपनी राशि का ग्रह 50% अच्छे फल देता है। मित्र राशि में स्थित ग्रह 25% अच्छे फल देता है, और सम राशि में स्थित ग्रह 12.5% अच्छे फल देता है। नीच राशि में स्थित ग्रह बिल्कुल शुभ फल नहीं दे पाता, और शत्रु राशि में स्थित ग्रह भी अशुभ परिणाम अधिक देता है। तो ये तो हुई ग्रहों की अवस्था और 9 श्रेणियां। ये अपने ग्रहों के बारे में मतलब उसके मित्रता और शत्रुता के चार्ट को जाना। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन किसी में उठ रहा है? नहीं।
अब हम ग्रहों की दूसरी वाली अवस्थाओं पर जाते हैं। हाँ। जी जी बताइए। गुरु जी जैसे अगर इसका लग्न का स्वामी कहीं शत्रु राशि में जाकर बैठा है तो क्या होगा? लग्न उसका शत्रु हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वही मतलब क्या होता है? नहीं आपका देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ज्योतिष बड़ी घुमावदार और लच्छेदार विषय है, और समझदार व्यक्ति उसको घुमा घुमा के अच्छे से देखता है और तभी उसका फल निकल पाता है। तो मूल बात यही है कि अगर आपने देखा कि लग्न बहुत खराब हो रहा है, शत्रु अति शत्रु में जा रहा है, इसका मतलब जातक को शारीरिक सुख नहीं है या अस्वस्थ रहता है, यानी कि जो उसको फिजिकल सुख, लग्न को जो सुख मिलने चाहिए, लग्न के जो कारकत्व हैं वो सब प्रभावित हो रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पंडित जी, इसमें मेरा मानना है जी कि जैसे ये वाला बंदा जो मानसिक थोड़ा परेशान रहेगा, फिजिकली एक बार उसको कोई रोग हो ना हो, लेकिन मानसिक जैसे सोच उसकी उटपटांग चलेगी, नहीं देखने का नजरिया थोड़ा उटपटांग रहेगा, ऐसा मेरा लगता है। अगर तो कहीं ना कहीं उसको भाई, अगर उसकी सोच खराब होगी तो कहीं ना कहीं उसको फिर परिणाम उसके शारीरिक रूप से, मतलब उसके लग्न को परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे ना, अपयश मिलेगा ना। राइट हाँ पंडित जी बिल्कुल सही बोले। हाँ तो भाई लग्न को क्या चाहिए, यश और अपयश दो चीज होती है। तो लग्न को यश मिलना चाहिए तो लग्न को अपयश मिलेगा, अर्थात वो जब भी कोई तो उसके दिमाग में थॉट आएगा वो विपरीत थॉट आएगा, गलत थॉट आएगा, और उसके कारण उसको बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलके वो अरे कहेगा मैं तो अच्छा कर रहा था लेकिन मुझे परिणाम अच्छा क्यों नहीं मिला, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि मैं अच्छा सोच ही नहीं पा रहा। तो आपका व्यू भी ठीक है। जी बोलिए। गुरु जी अस्त और बकरी ग्रह की क्या स्थिति रहेगी? ओ बकरी अलग चीज है, अस्त अलग चीज है। हम बकरी पे आगे चर्चा करेंगे। हाँ अस्त ग्रह तो देखो अभी बात हुई कि मैं बता रहा हूँ, अस्त ग्रह तो वो हुआ जो अपना परिणाम खो देता है सूर्य के सामने में आकर के, और बल्कि वो परिणाम खोता नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो वो एक तरह से डिसिप्लिन हो जाता है, वो डिसिप्लिन में आ जाता है, वो किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं तोड़ पाता। जिसे कह सकते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट में जब आपके बॉस आपके सामने बैठे हो तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि वहां की मर्यादा भंग हो और आपका बॉस नाराज हो जाए। ठीक है, तो सूर्य सबका बॉस है, सभी ग्रहों को रोशनी वही दे रहा है, सबको चमक वो दे रहा है, सब उसी की वजह से चल रहे हैं। तो जहां वो सूर्य के सानिध्य में आ जाते हैं वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करते वो जिससे कि उनके ऊपर कोई आरोप लग सके, बल्कि वो वाले काम भी नहीं कर सकते जिनसे उसको यश मिल सके, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ के कुछ करते हैं तो बॉस कहते हैं क्यों मैं बैठा हूं ना, तो मैं ज्यादा पड़ रही है कि आगे से बोलने की। आप अपने डिपार्टमेंट में कभी रहे हो, जो आप लोग गवर्नमेंट में रहे हैं, और कभी आपके बॉस आपके सामने बैठे हैं, तो जब तक आपके बॉस नहीं कहेंगे कि फलाने व्यक्ति से आप चर्चा कर लो, क्या आप लोगों ने अपनी मर्जी से बॉस के रहते हुए चर्चा करी क्या? बताए कोई? बिल्कुल सत्य बोल रहा है। हाँ तो आपने ये कहा होगा बॉस की आज्ञा मिल जाए तभी मैं करूंगा, तो अर्थात मतलब आपके अंदर जो काबिलियत थी वो भी आप नहीं दिखा पा रहे क्योंकि बॉस की आज्ञा नहीं है, और जो आपके अंदर मान लो अगर खराब बात थी वो भी नहीं निकल पा रही, क्यों? क्योंकि बॉस आपके सामने बैठे हैं। अर्थात वो डिसिप्लिन हो जाता है तो उसमें कई बार उसकी योग्यताएं दब जाती है और कई बार उसकी खराब बातें भी छुप जाती है, यानी कि वो डिसिप्लिन हो जाता है और इसलिए वो अपने अच्छे बुरे कैसे भी परिणाम नहीं दे पाता। अब बात करी थी आपने बकरी की, बकरी ग्रह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप घर से जा रहे हैं किसी यात्रा पे, और घर पे से जैसे ही आप निकले तो आपने कहा अरे थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मेरा मोबाइल का चार्जर रह गया, तो आपने गाड़ी वापस लौटाई और मोबाइल का चार्जर लेने चले गए। ऐसे ही अरे नहीं हमारा वो फलानी चीज रह गई, तो 2 बार लौट गए, 3 बार लौट गए, यानी बकरी ग्रह आपको ये बात सूचित करता है कि आप कोई बात छोड़ गए हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई चीज छोड़ के आए हैं, उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित कोई प्रारब्ध छोड़ के आए हैं जिसके लिए बार बार आप उधर की ओर लौट रहे हैं। तो जिनकी कुंडलियों में जो ग्रह बकरी पड़े होते हैं उनके उन ग्रहों के कारकत्वों को प्राप्त करने के लिए बार बार वो व्यक्ति बड़ा ज्यादा वो रहता है, उत्साहित रहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज पता करनी है, ये क्या है, क्योंकि ये उसके जीवन में घट चुका है लेकिन उसे मिला नहीं था या वो भूल गया था अपने दूसरे जीवन में आने से पहले, इसलिए बकरी ग्रह उसको उस तरफ लौटाते हैं। आप लोग कभी आपकी कुंडली में देखना शनि या गुरु या बुध इनमें से कोई बकरी हो रहा हो तो देखना ज्योतिष की तरफ आपको क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप प्रारब्ध में पूर्व जन्म में भी ज्योतिष से जुड़े थे लेकिन कुछ छोड़ आए थे इसलिए दोबारा लौट रहे हो।
तो आप इसको बकरी ग्रह को बिल्कुल वैसे ही मानिए जैसे कि आप अपने घर पे कुछ भूल कर आ गए हैं और वापस अपने घर की ओर लौटते हैं और फिर आपकी चाबी आप जो भी चीज लेने आए ले लेते हैं और फिर आगे चल देते हैं। जैसे ठीक है जी। कोई ग्रह उच्च का होता है और बकरी है, तो वो मतलब किस तरह का प्रभाव देता है? देखिए, उच्च का होकर के बकरी हो चाहे नीच का होकर बकरी हो, ग्रह के कार्यकत्व पे फर्क पड़ेगा। वो बकरी जो हो रहा है वो अपने जो उसके जो कारकत्व हैं उनको लेने के लिए लालायित है, उनको लेने जा रहा है। अब नीच उच्च के फल में तो जैसे अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि अगर उच्च है तो उसके कुछ उच्च परिणामों के प्रति वो बकरी हो रहा है जो उसका कुछ अच्छा रह गया है, और अगर वो नीच ग्रह था तो कोई उसके नीच बुरे परिणाम है जो करना छूट गए उससे और उसके लिए वो जा रहा है। कई बार मैंने इसके परिणाम के बारे में आपको बताऊं तो नीच उच्च तो नहीं समझा सकता, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की वो रहती है, कहानी रहती है, उससे समझा सकता हूँ कि एक व्यक्ति का कुछ काम रह गया और वो व्यक्ति अच्छाई की दृष्टि से ये फल कि वो किसी के साथ चलने लगा और तीनों लोग एक साथ जाने लगे कहीं दर्शन करने के लिए। और वो तीसरा व्यक्ति जो गाड़ी पे बैठा था, अचानक उसको याद आई कि यार मेरा तो फलाना कुछ छूट गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। इतने में एक व्यक्ति और मिल गया, तो उसने गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा कि जरा गाड़ी रोको। भाई क्यों? बोले मुझे थोड़ा कुछ रह गया है तो मैं भी घर से लेके आता हूँ। तो जो एक और पर्सन मिल गया वो बोला कि यार कहाँ जा रहे हो? बोले फलानी जगह जा रहे हैं और इसका कुछ छूट गया है। तो बोले ये बाद में दूसरी गाड़ी से आता रहेगा, तो मैं एक काम करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो जो पर्सन था वो उसके साथ चल दिया और ये व्यक्ति अपने सामान के लिए उतर गया और अपने घर चला गया। घर से अपना सामान लेने के बाद में गया होगा, लेकिन इसके साथ तो अच्छा परिणाम हुआ कि ये उतर गया और उतर के अपने सामान लेने के लिए गया, और वो जो व्यक्ति थर्ड पर्सन जो मिल गया था रास्ते में वो बैठ गया गाड़ी पे और आगे जाकर के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी में वो थर्ड पर्सन मर गया। तो कभी-कभी वक्रत्व होना या डिले होना या कभी शीघ्रता होना इस बात का द्योतक भी होता है कि आपकी कुछ होनी अनहोनी थी उसको टालने वाला भी होता है या कराने वाला भी होता है। इसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं। तो आप अच्छे बुरे परिणाम में तो आप बिल्कुल वो के वैसे के वैसे रिजल्ट लगाइए जो मूल त्रिकोण के लिए बता रहा हूँ इतनी देर से, स्वराशि का, उच्च का। जैसे-जैसे आपको केंद्र त्रिकोण के फल कहे गए हैं, स्वराशि उच्च राशि के कहे गए हैं, मूल त्रिकोण के कहे गए हैं या नीच शत्रु के कहे गए हैं, उनके अनुसार ही फल लेना है। लेकिन बात को सोचने का एक तरीका आपको रखना है कि वो बकरी होकर के लौटा तो उसमें फायदा भी हुआ और कभी-कभी बकरी होकर लौटने में उसको नुकसान भी हुआ। हाँ, और कई बार ऐसा आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा कि किसी कारण आपको लौटना पड़ा और आपकी ट्रेन छूट गई, और किसी कारण जल्दबाजी में आपने ट्रेन पकड़ ली और मालूम पड़ा कि वो आप डॉक्यूमेंट था वो छूट ही गया और आप वहां जाकर के परेशान हुए कि अरे यार मैं यहाँ तक आ भी गया लेकिन फलानी चीज तो मैं छोड़ ही आया, तो मेरा आने का परिणाम बेकार हो गया। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है, सब लोग जानते हैं, सभी के साथ लगभग ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो हम इस पे आगे और चलते हैं। अगली हमारी अवस्था है D9। गुरुजी ये बकरी ग्रह का है ना, फल दीपिका पे क्या लिखा है कि इसमें अगर बकरी ग्रह नीच का भी हो, शत्रु राशि में भी हो, फिर भी ये तो एक्सल्ट जैसा मतलब उच्च का जैसा परिणाम देता है, ये लिखा है इस पे। बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन आप सारावली को पढ़ना। सारावली आप फल दीपिका पढ़ रहे हैं तो आप सारावली पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है बकरी ग्रह की जो दशा आएगी, क्योंकि फल तो ग्रह अपने समय में तो देता नहीं है, दशा में देता है। तो जिस समय बकरी ग्रह का पीरियड आता है तब व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार का तूफान आता है जैसे कि बहुत तेज चलती हुई हवा में तूफान में पेड़ खड़ा हो, यानी कि ज्यादातर पेड़ ध्वस्त हो जाते हैं जब तूफान आता है। तो बहुत अच्छा मानो कि यदि वो खड़ा रह जाए, अन्यथा उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। तो बकरी ग्रह में ऐसा भी लिखा हुआ है सारावली में। तो सभी ग्रंथकार अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बकरी ग्रह आपके ना तो खराब होते हैं ना अच्छे होते हैं, वो उनकी शुभता अशुभता जो अभी जैन साहब बोल रहे थे उच्च का है या नीच का है, तो बिल्कुल उसी के सापेक्ष में आपको परिणाम देखने हैं। मूल रूप से उसका कारण ये है कि वो आपको लौटा रहा है किसी कारण से जो आप प्रारंभ में छोड़ के आए हैं, और उसके लिए आप बार बार लौट रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, एक बात पूछनी थी। हाँ, एक बात, जैसे किसी भी ग्रह अपने
दशा में ये फल देगा या अंतर्दशा में भी देगा, क्या होता है? मतलब देखिए, ग्रह अपनी दशा में फल पूरी तरह से नहीं दे पाता। ग्रह अपनी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, जिसमें सबसे ज्यादा फल प्रत्यंतर दशा में दे पाता है। मतलब किसी दूसरे ग्रह का दशा, किसी दूसरे ग्रह का अंतर्दशा, किसी का भी हो, उसका भी तरीका बताऊंगा। आप ये नोट कर लो, ग्रह अपनी महादशा में पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता, नंबर 1। नंबर 2, अंतर्दशा में 50% फल दे पाता है, लेकिन अपनी प्रत्यंतर दशा में वो 100% तक फल देने में सामर्थ्य होती है उसकी। लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियम लगते हैं। नियम क्या लगते हैं कि उसकी महादशा और अंतर्दशा से मित्रता है कि नहीं। अगर उसकी महादशा और अंतर्दशा से मित्रता है तो प्रत्यंतर में वो अपने अच्छे फल देगा। अगर उसकी महादशा अंतर्दशा से संबंध अच्छे नहीं है तो प्रत्यंतर दशा में वो फल अच्छे देने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन शायद पूरे अच्छे फल नहीं दे पाए। अब मैं इसको समझाऊं आपको, लॉजिकली समझाऊंगा। मेरी समझाने की शैली भिन्न है। केंद्र सरकार किसकी है? भाजपा की। और आपकी स्टेट सरकार किसकी है? भाजपा की मान लीजिए। और आपकी जो नगर निगम है, जो लोकल सरकार है, जो आपका महापौर सरकार है, वो भी भाजपा की है। तो आपको 100% जो ऊपर से अनुदान मिला है वो आपके घर तक आ जाएगा। लेकिन ऊपर बैठा है कांग्रेस, बीच में बैठा है भाजपा, नीचे बैठा है कांग्रेस, तो वो बीच में से पैसा नहीं आ पाएगा। समझ गए कि नहीं आप इस बात को? जी जी पंडित जी। बस मतलब तो जैसे देख लीजिए, जैसे कि आप दिल्ली में देख लो, राजस्थान में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, सब जगह यही स्थिति हो रही है ना जी। हाँ, तो स्टेट जो उन्हीं की होगी सब, तो वो वहां पर कहेंगे नहीं किसी प्रकार की कमी मत रखो, जाने दो नीचे तक, क्योंकि इससे ऊपर तक हमारा ही नाम हो रहा है। जी रितु जी, ये बोलिए क्या कह रही हैं आप? हाँ गुरुजी, जैसे कि हम योग की बात करते हैं ना, जैसे राजयोग, नीच भंग राजयोग, ऐसे योग में वो प्लानेट का दशा आना पड़ेगा कि ये भी वही रूल लगता है, प्रत्यंतर में भी वो काम करेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात। आपकी क्वेश्चन का आंसर एक ही है जो आपने खुद दे दिया कि कोई भी ग्रह अपने योग आदि का परिणाम हो, चाहे वो अपनी उच्च नीच आदि की अवस्था का परिणाम हो, चाहे भाव भावेश का परिणाम हो, देने में जब ही सामर्थ्यवान होता है जब उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होती है या उसका ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, अन्यथा वो नहीं दे पाता। फिर मैं इसको आपकी राजनीति से जोड़ूंगा। आपकी पार्टी कितनी भी पुरानी हो, जब तक आपको सरकार बनने को नहीं मिलेगी तब तक आप अपने लिए फंड नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप अपने लिए फंड नहीं ले पाएंगे तब तक आप अपनी योजनाओं को अंजाम नहीं दे पाएंगे। समझ गए? एकदम। रितु जी समझ में आ गया? चली गई लगता है। बाकी लोगों को समझ में आ गया? जी जी आ गया। जी आ गया। हाँ, तो मेरी बात में कुछ गलती हो तो बताइए कि ये बताइए, आप भले ही 100 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। तो आपकी कुंडली में राजयोग है, सब कुछ है, लेकिन उसकी दशा आ ही नहीं रही। और दशा नहीं आ रही तो आप मजे से कितने भी बड़े आपको बने रहो, जिस समय आपकी दशा आएगी तो आप छोटी सी पार्टी, आप पार्टी होकर के भी मुख्यमंत्री बन जाओगे दिल्ली में, पूरे केंद्र पे अधिकार जमा लोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मालव योग वाले शुक्र की दशा मिल रही है कि नहीं, या हंस योग वाले बृहस्पति की दशा मिल रही है कि नहीं। पंच महापुरुष होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पंच महापुरुष योग होते हैं, तो हंस योग है, मालव योग है, तो उसकी दशा आएगी कि नहीं, किसी योग कारक दशा ग्रह की दशा आई है कि नहीं। यानी जब उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब वो अपने पूर्ण रूप से फल दे पाएगा। अन्यथा वो एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि फल तो देता है बीच बीच में, वो कुछ संबंधों के आधार पर फल दे देता है। कैसे देता है मैं आपको बताऊं कि कोई प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति है, यानी कोई योग हमारी कुंडली में बना है, तो प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति को कभी कभी राजकीय पद, जो जिसको कहते हैं राज्य क्या होते हैं, राज्य मंत्री के दर्जे या राज्यसभा, इसके माध्यम से चुन करके उनको वहां पर कोई भी सरकार उनके संबंधों के आधार पर ले आती है। ये भी आपने सुना है कि नहीं और देखा है? तो ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि वो बिल्कुल जमीन पे घूम रहे थे, पत्रकार थे, और अचानक जो है वो राज्यसभा के सांसद बन गए,
इसका मतलब उनकी कुंडली का योग जागृत हुआ और जो दशा चल रही थी उससे उनकी मैत्री हो गई, तात्कालिक मैत्री हो गई, ये मान के चलिए, और उसके अनुसार उन्होंने उस परिणाम को वहां पर प्राप्त कर लिया। तो ये आपको कुंडली देखनी पड़ेगी कि क्या वहां पर ऐसा कुछ तात्कालिक संबंध बना है जिससे कि ये परिणाम अभी भी प्राप्त हो जाए। ये बड़ा गहन विषय है, इसमें घूमना पड़ता है कुंडली के अंदर, तब समझ में आती है। और इसको आप अपनी दुनिया में हो रहे वाली हरकतों के साथ जोड़ के देखो तो बड़ी जल्दी फलादेश कर पाएंगे। चलिए मैं आपको आगे की 9 अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ। हम अभी AB5 सीख चुके हैं, बाल आदि अवस्था। अब हम AB9 की ओर जा रहे हैं, अर्थात दीप्त आदि अवस्था। तो दीप्त आदि अवस्थाएं 9 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो दीप्त अवस्था में ग्रह सबसे अच्छा फल देता है, यानी सर्वाधिक फल देता है, शुभ फल देता है, और वह प्रसन्न होता है, सज्जन, दयालु, स्नेही प्रकृति का होता है, सुखी, आरामदायक होता है, आरामदायक उसका जीवन होता है, इसमें पूर्ण आदर मिलता है, धन आदि, मतलब चाहिए कि वो उच्च ग्रह का फल उसके पास आ जाता है। दीप्त से सुखी अवस्था में आने पर ग्रह की यानी जो दूसरी अवस्था है वो शक्ति थोड़ी घट जाती है, और इस प्रकार स्वस्थ हो जाता है, फिर मुदित हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, फिर शक्त हो जाता है, फिर प्रपीड़ित हो जाता है। ऐसे करके 9 अवस्थाएं होती हैं, और उन 9 अवस्थाओं को देखने का एक जो फॉर्मूला है वो अभी आपके सामने एक चार्ट है उसमें दिया गया है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रहों के मूल त्रिकोण, स्वराशि और उच्च राशि, नीच राशि। इसका प्रयोग आपको ज्यादातर यहाँ करना पड़ेगा, जो चार्ट हम अब देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, ये चार्ट आपके सामने दिया है, और ये तो टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चार्ट आपकी किताब में दिया है, मैंने प्रेडिक्शन की किताब दी है उसमें, और आपके पास भी आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखा है ग्रहों की अवस्था, दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शांत और शक्त, 5 ये दिए हैं, दूसरे वाले पेज पे 9 दिए। तो जब ग्रह किसी कुंडली में उच्च का होता है तो वह दीप्त होता है, और जब वह स्वराशि का होता है तो वह स्वस्थ होता है, और जब वो मित्र राशि मित्र भाव होता है तो मुदित होता है, और वो शुभ वर्गों में होता है। शुभ वर्गों में मतलब 6 वर्गों में, जैसे हम D1, D2, D3, D9, D7 इनमें जाएंगे तो वो अपनी अपनी राशियों में, यानी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में स्थित हो तो शुभ वर्ग कहा जाएगा। तो वहां पर शांत होता है, शांत फल होते हैं। और वो उदित ग्रह जो अस्त नहीं होता तो वह सख्त हो जाता है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी का ये पूरा चार्ट है, और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से दिया है, इसलिए उत्तर कालामृत में क्या लिखा है, बृहत पाराशर ने थोड़ा श्रेणी को बदला है, ये दिया है। और इनके फल क्या होते हैं ये यहाँ पर आपके सामने दिए हैं। ये पेज मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो इससे आप उसे देख लेना। मैं और अगला पेज, इसका दूसरा वाला पेज भी दिखा देता हूँ जो यहाँ पर दिया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये दूसरी वाली बात आई, 6वीं अवस्था है प्रपीड़ित, और 7वीं अवस्था है दीन, और 8वीं अवस्था है विकल, और 9वीं अवस्था है खल। तो जब ग्रह अस्त होता है तो प्रपीड़ित हो जाता है, नीच राशि में होता है तो दीन हो जाता है, पाप ग्रहों के साथ होता है तो विकल हो जाता है, और ग्रह युद्ध में पराजित होता है तो वो अस्त हो जाता है। तो ऐसे 9 अवस्थाओं के आधार पर भी फलादेश को दिया जाता है। इसके लिए भी अगली क्लासों में ज्यादा विस्तार से पढ़ाई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और है, कहाँ गया चार्ट की, ये तो ये आप इसको यहाँ विस्तार से समझेंगे। सभी विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यार्थियों के समक्ष हमारे केदार जी ने ये पुस्तक में आपको सामने दिया है कि दीप्त यानी उच्च मूल त्रिकोण, स्वस्थ, स्वग्रही, मुदित, प्रमुदित यानी मित्र, परम मित्र की राशि में, शांत माने शुभ वर्गों में, शुभ ग्रहों के साथ, शक्त और उदित, उज्ज्वल यानी बकरी ग्रह आदि अवस्थाओं में ग्रह अपना पूर्ण फल देने की स्थिति में होता है। जितनी स्थिति कमजोर होगी उतना ही फल देने में सामर्थ्य कम हो जाती है। उच्च का ग्रह यदि अस्त हो जाए और अन्य कई ग्रह क्रूर ग्रहों के साथ हो तो उस ग्रह से दीप्तता का फल नहीं होता। इसका थोड़ा अपने अनुभव व बुद्धि से मूल्यांकन आप लोगों को करना पड़ेगा। अस्त ग्रह को प्रपीड़ित,
कुपेत, ओप, विकल, बहुत प्रकार के नामों से जाना जाता है। दीन ग्रह को नीच राशि, विकल्प ग्रह को पाप ग्रहों के कारण साथ होने के कारण, खल ग्रह का शत्रु स्वभाव में रहने के कारण, ग्रह युद्ध में हारे होने के कारण, ऐसे इनके दिए। परंतु भावार्थ फलित लगाते समय अनुभव कुंडली यानी आपके जो जीवन का अनुभव भी है वो भी वहां पर इनके साथ आपको जोड़ना होगा, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा होगा ये 100% नहीं होता। इसके अलावा भी अवस्थाएं होती है ऋषियों के अनुसार, जो हमारी D12 की अवस्थाओं के बारे में कहा ऋषि पाराशर ने। ये अन्य अवस्थाओं का विस्तार उल्लेख किया गया है और इसको फलित के लिए और आगे से देखते हैं। तो ये आगे हम वर्गों में इनका निर्धारण करते हैं। तो लज्जित, गर्वित, क्षुदित, तृषित, मुदित, शोभित, ऐसी अवस्थाएं होती हैं। इन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लज्जित माने लज्जा, ग्रह को लज्जा आ रही है। गर्वित माने ग्रह गर्वित है। क्षुदित माने भूखा है। तृषित माने प्यासा है। मुदित माने प्रसन्न है। शोभित माने शोभायमान है। तो ये 6 अवस्थाएं हो रहे हैं। शयनादि अवस्था के अंतर्गत इनको देखते हैं। तो ग्रह शयन अवस्था में है या उपवेशन, शयन माने सो रहा है, उपवेशन माने बैठा हुआ है, नेत्र पाणी माने वो अपने आंखों को नेत्रों को मल रहा है, प्रकाशन माने वो चमक रहा है, गमन माने घूम रहा है, आगमन माने आ रहा है, सभा माने किसी सभा में बैठा है, अगम यानी किसी पुरानी बात को सोच रहा है, भोजन में है, नित्यलिप्सा में है, कौतुक में है मतलब किसी चिंता में है, और निद्रा में है। तो ऐसे ग्रहों की 12 अवस्थाएं और हैं जिनका विवेचन विशारद की कक्षाओं में विशेष करके इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके बाद एक इसका लास्ट पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। तो हमारा जो था ये लास्ट पेज रह गया हमारा, जिससे हम इसको बात करेंगे। हाँ नहीं, इसके पहले एक और होगा जी। तो मैं लास्ट ये फल की बारे में बात करते हैं। तो जन्म कुंडली और कुछ नहीं है, केवल हमारे पूर्व जन्म अथवा पूर्व जन्मों के शेष कर्म फल हैं। उनसे संचित और प्रारब्ध कर्म दोनों सम्मिलित होते हैं, और संचित कर्म को प्रारब्ध कर्मों के रूप में जातक वर्तमान जन्म में भोगता है, यानी आज के जन्म में हम भोग रहे हैं, अर्थात उससे आनंदित भी होता है, उससे कष्ट भी पाता है। तो इन कर्मों के बारे में हम जन्म कुंडली को विभिन्न वर्गों अर्थात डिविजनल चार्ट के माध्यम से, जो मैं बोल रहा था डिविजनल चार्ट माने होरा कुंडली, देशकांड कुंडली, नमाज कुंडली के आधार पर प्रयोग करते हैं, और फिर जब उनकी दशा आदि होती है तो उसके साथ उसको लगा के विश्लेषण करते हैं। तो कुंडली में जो लाभ हानि, लेना देना, कर्तव्य अधिकार जो दिखाई दे रहे हैं वे संचित कर्म के नाम से होते हैं, हमारा पहले से निश्चित होते हैं। और इन प्रारब्ध कर्मों को दशा क्रम, भविष्य में आने वाले गोचर यानी ट्रांजिट, इससे हम निर्धारित करते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे कब फल मिलेगा, तो ये बात भी यहाँ पर साफ दी है कि दशा में और गोचर में ही फल मिलते हैं। मनुष्य योनि कर्मयोनि है, इसलिए जातक को कर्म करने की स्वतंत्रता है, यानी इसी योनि में मनुष्य सभी प्रकार के कर्म कर सकता है। निष्ठापूर्ण प्रयत्नों और पुण्य कर्मों की सहायता से मानव मात्र की सेवा और धार्मिक कार्यों के करने से व्यक्ति बुरे परिणामों को कम कर सकता है। इसके आगे भी इसकी अवस्थाओं के बारे में, बकरी ग्रह के बारे में जो आपने बात की है, वो बकरी के लिए भी यहाँ पर कुछ लिखा है। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की चाल की चर्चा करते हुए लिखा है कि चाल में अंतर होने से, अर्थात वो कोई ग्रह तेज चल रहा है, कोई मद्दा चल रहा है, भचक्र में ग्रह लगातार एक दूसरे ग्रह से अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो तेज गति ग्रह मंद गति ग्रहों से आगे निकल जाते हैं। पृथ्वी से जब उनको देखते हैं तो 5 ग्रह यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, तो उनकी मंद गति के कारण वो उल्टे चलते दिखाई देते हैं, और इसी को हम वक्र कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गति के सापेक्ष में वो कम गति में होते हैं। और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। इस प्रकार से वक्र में भी 3 प्रकार की गति बताई है, एक वक्र, एक अनुवक्र और एक कुटिल। तो वक्र गति की चाल है जब ग्रह पिछली राशि में प्रवेश करता दिखाई देता है, तो कुटिल ग्रह में वह स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से वह वक्र की चाल के बारे में कहा गया है। इसी का नेक्स्ट पेज और रह गया ये कि वक्र के बाद है मंद। मंद गति क्या है? और मंद माने धीमी, और उसके बाद है मंदतर यानी अधिक धीमी। फिर है समगति माने सामान्य गति, जो कि बताई गई है।
कि इतनी डिग्री के हिसाब से जैसे सूर्य को 1 डिग्री और चलना है। शीघ्रतर यानी कि जो गति उसको दी गई है उससे तेज चल रहा है, और शीघ्र है ना, उससे तेज चल रहा है। शीघ्रतर माना उससे भी ज्यादा तेज चल रहा है। तो इस तरीके से वक्र, अनुवक्र, विकल, विकला, मंद, मंदतरा, सम, चर और अतिचरा, ये अष्टधा गति होती है। 8 प्रकार की गति होती है ग्रहों की, इनको हम अष्टधा गति कहते हैं। तो ग्रह जब चलता है तो इस प्रकार की 8 गतियों से चलता है। कभी कभी अतिचरा है, अतिचारी। अभी आपने देखा हमने कि बृहस्पति बहुत जल्दी से धनु से मकर में आ गए, मकर से कुंभ में आ गए, बीच बीच में अतिचारी होने के कारण अतिचरा गति। तो ग्रहों के बारे में रामानुजाचार्य के विचारों में सूर्य के ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताया गया है कि दूसरी राशि शीघ्र गति कोई ग्रह, और तीसरी राशि में सामान्य, चौथी राशि में मंद। सूर्य से कोई ग्रह दूसरी राशि में शीघ्र गति में जाता है, तीसरी में सामान्य हो जाता है, चौथे में उसकी गति और मंद हो जाती है, पंचम और छठवें भाव में जाकर के वो बकरी हो जाता है। ज्यादातर आप देखना मंगल 5वें घर से बकरी दिखेगा। गुरु शुक्र शनि, गुरु शुक्र नहीं, गुरु शनि, ये आपको 6वें 7वें 8वें घर में बकरी दिखेगी। तो सप्तम अष्टम में जो जितने स्लो चलने वाला होगा वो उतने ज्यादा भाव आगे जाके बकरी होगा। सूर्य से यदि शनि 7वें भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है, शनि या गुरु, निश्चित उस कुंडली में वो शनि सूर्य या गुरु बकरी होगा। ये आप उठा करके कुंडली को देखना। और 5वें 6वें भाव में यदि मंगल बैठा है सूर्य से तो वो बकरी होगा, और नवम में कुटिल हो जाता है, और एकादश द्वादश में अतिशीघ्र हो जाता है। इस प्रकार से ग्रहों की गति का निर्धारण भी किया जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चनों के आधार पर इसके प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा कि ग्रहीय विविध अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, फलित ज्योतिष में वे किस प्रकार उपयोगी सिद्ध है। और दूसरा क्वेश्चन है किसी विशिष्ट भाव के बल और दुर्बलता के निर्धारण में हमें किन किन बातों का विचार करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। जो कि गुरुजी तात्कालिक मैत्री के लिए थोड़ा सा बताओ, उसमें कंफ्यूजन बताइए क्या पूछना है तात्कालिक। मतलब ये अपन ने चार्ट दिया है गुरुजी, जो मेष लग्न का, फर्स्ट पे सूर्य लिखा है, सेकंड पे शुक्र लिखा है, थर्ड पे, तो इसको अपन कैसे देखेंगे? फिर से बोलना, क्या चार्ट दिया है? जो चार्ट आपने दिया है, उस चार्ट को भूल जाओ। उस चार्ट में सबसे वो राशि को छोड़, वो उस कुंडली को छोड़ दो। आप अपनी एक कुंडली बना लो। ठीक है, ठीक है, आप अपनी कुंडली बना लो, और आपकी कुंडली में देखो, आपकी कुंडली में सूर्य से शनि कौन से भाव में बैठा है? अच्छा बताओ। आपको तो याद होगी अपनी कुंडली? नहीं, मेरे को याद नहीं। हाँ, बनाई है ना, मैं ये शंकराचार्य की जो कुंडली है उसके हिसाब से बनाई है। हाँ, शंकराचार्य की कुंडली के हिसाब से इन्होंने टेबल बनाई, जो आपने अभी दिखाई थी ना, वो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो वो कुंडली नहीं है जो कुंडली अपने को दिख रही है। अच्छा, दिख रही है वो नहीं, पीछे हाँ, वो दूसरी कुंडली है, वो मैंने आपको किताब दी है उसमें से निकलेगी। मैंने किताब में अभी खोल नहीं पाया ना इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्मेंद्र जी आप बताइए।